So good evening, everyone. This is the first class, the trial class for FM. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं भी जानते हैं. So just a small introduction for them. They have full right to understand कि वो किससे पढ़ रहे हैं. So I am Nidhi Bhaskar. I am a chartered accountant plus an MBA. So I don't quote my MBA क्योंकि उसने ज़्यादा ACCA में या फिर इस ट्रेनिंग लाइन में मुझे हेल्प आउट किया नहीं है. This is CA which has helped me out more. When I say CA, it's going to be 14 years that I will be post qualified. I cleared in 2007 November. So this year it will be approximately 14 years I'll be completing post qualification. Can everyone hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Parth can't hear me. Just a second, let me reply him. He can't hear me. Ma'am, I can hear you. अच्छा, आ गई आवाज आ गई? हाँ जी. ठीक है. Okay, so I was introducing myself that I became a chartered accountant approximately 14 years back. So post qualification now the experience is 14 years. I started my career with EY as a direct tax consultant. So that was a different profile I entered in. I was not a student जो बहुत पढ़ने में believe करता, but I entered into taking up direct tax. After a couple of years, I realized probably कि direct tax मेरे लिए नहीं है, and I entered into the training line. I started my training career with the Gurgaon branch of ICAI, where I was training the CA students more. So in 5 to 7 years of training experience with them, I trained thousands of chartered accountant students. अगर उनको number गिना जाए तो that was more than 70,000 chartered accountant students which I have trained till date. But the ACCA journey started some 5 years back, when I became a part of ISDC. ISDC is International Skill Development Corporation, where I was heading the East Training Department, North India and West India Training Department into university partnerships. So my job was basically to train the trainers how they have to train the students. कि स्टूडेंट्स को एसीसीए के लिए तैयार कैसे करना है. आई यूज्ड टू ट्रेन द ट्रेनर्स फॉर दैट. सो दैट वाज वन ऑफ द प्रोफाइल्स आई वाज वर्किंग विद. वहां से एसीसीए के साथ अटैचमेंट चालू हुआ. देन आफ्टर क्विटिंग आईएसडीसी आई बिकेम अ पार्ट ऑफ जेल एजुकेशन. जेल एजुकेशन का अगर आपने नाम सुना हो, इट हैड अ सेंटर इन दिल्ली. अभी भी है इनका सेंटर, बट वहां से माय जर्नी एब्सोल्युटली केम इनटू फ्रीलांसिंग एसीसीए ट्रेनिंग्स. उसके बाद में आई बिकेम अ पार्ट ऑफ VGLD, जहां पे ग्रैंड थॉर्नटन के थ्रू आई टुक AFM का बैच फॉर वन ऑफ देयर क्वार्टर्स. एंड आफ्टर दैट व्हेन दिस पैंडेमिक वाज फर्स्ट अनाउंस्ड, कुछ सिचुएशंस ऐसी रही, इवन विद एवरीथिंग वाज गोइंग वंडरफुल, पता नहीं दिमाग में क्या आई, एंड आई ओपनड अप माय ओन इंस्टीट्यूट. सो इट्स गोइंग टू बी द फोर्थ क्वार्टर दैट वी विल बी टेकिंग अप क्लासेस. तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे. एंड प्रीवियस 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट्स प्रोबेबली आई एम एस्टिमेटिंग कि शायद आप लोगों के पास मेल जो पहुंची है, जिनके पास भी पहुंची है उनके पास मेल्स में हमारा पास्ट रिकॉर्ड आया होगा. सो दिस वाज अबाउट मी. अब आती हूँ इस बैच के इंट्रोडक्शन पे. विद FM बहुत ही ट्रिकी पेपर है ये, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है जिसको समझ में आता है उसके लिए बहुत ईजी है. AFM when I took AFM से I realized कि FM आपका पीछे से स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, so that you can do justice to AFM. अगर FM वीक रह जाती है तो AFM में बहुत दिक्कत आने वाली है. So that is the first thing which you need to keep in mind. AFM अच्छे से निकालनी है तो यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं FM की तैयारी अच्छे से कराऊं. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको जहां जो डाउट आए, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू हैव टू कम अप विद योर प्रॉब्लम्स. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ लाइव क्लास. सो जस्ट डू नॉट गेट स्टक कि नहीं मैं बीच में कैसे पूछूं. बिंदास पूछो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इट्स योर करियर, प्लीज डू नॉट वेस्ट इट जस्ट केयरिंग फॉर अदर्स. दूसरे क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोच रहा. यू हैव पेड फॉर अ लाइव फी, लाइव बैच, so you have to do justice with this batch. One is that. Another, इस पेपर के बारे में आप थोड़ा सा समझते हैं. उससे पहले हम FM पढ़ क्यों रहे हैं वो समझते हैं. FM इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है. दैट मीन्स पैसे को मैनेज करने वाला एक इन्वेस्टमेंट बैंकर. Most of you must have seen that movie जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Was that movie जिसमें ऋतिक रोशन was a money man? याद है? सही बोली मैंने, ये मूवी गलत नाम कर दी.
Yes, ma'am. ठीक है, ऋतिक रोशन, ही वॉज अ बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो क्लाइंट के पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ही यूज्ड टू बी एन एडवाइजर ऑन दैट. गोल्डमैन सैक्स, बार्क्लेज, डूइश बैंक, HSBC, HDFC, सिटी बैंक, ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स के रोल के लिए इंडिविजुअल्स या कैंडिडेट्स ढूंढते हैं. अब इसके लिए जो आपको पीछे से बैकग्राउंड ज्ञान चाहिए होता है, जो नॉलेज चाहिए होती है, दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम दिस पेपर. So the base is created with FM and more advanced version is created through AFM. That's why this paper becomes very relevant. आपको finances handle करना आना चाहिए. Even if you do not land up in a portfolio management का profile, still you should know how to handle it. That's the whole core with this. अब थोड़ा सा इस पेपर को समझते हैं. Let's just go deeper into it. मुझे confirm करना if you can see the screen. It's a small PPT. Just confirm me अगर वो दिख रही है तो. क्या कोई PPT दिख रही है? Introduction to FM के नाम से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Yes. अच्छा. Another thing. Zoom में जहां पे आप लोग अपना स्क्रीन देख रहे हो, वहां पे ऊपर स्क्रीन शेयरिंग का कुछ ऑप्शन आ रहा है. उस पे क्लिक करोगे तो यू विल सी साइड बाय साइड शेयरिंग का एक ऑप्शन होगा. उस पे क्लिक करो, आपको मेरी वीडियो बड़ी दिखने लगेगी. तो स्क्रीन्स दो दिखेंगे, एक तो जो मैं शेयर कर रही हूँ, दूसरा मैं खुद जो दिख रही हूँ. तो आप मेरे वाली वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट यू कैन जस्ट सी मी इन अ बिगर साइज वीडियो. वो बहुत छोटी नहीं दिखेगी, वो आपको अच्छी बड़े साइज की दिखेगी. जस्ट ट्राई दैट, यू विल फील मोर कंफर्टेबल विद द क्लास. Ma'am, can you repeat that again? हाँ, सो ध्रुव, आई वाज सेइंग कि ऊपर आपके स्क्रीन पे ये ग्रीन और रेड कलर का एक बार आ रहा होगा जूम का, स्क्रीन शेयरिंग का, उसमें डिटेल होगी. उस पे रेड वाले पे क्लिक करो, उस पे स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस हैं, उसमें साइड बाय साइड शेयरिंग करो. दैट साइड बाय साइड शेयरिंग. It's not there. Yeah. Not there? Got it. ठीक है. उस दैट फंक्शन विल एनेबल यू कि आप मुझे थोड़ा बिगर साइज में देख लो. Yeah. ठीक है, दैट्स मोर कंफर्टेबल टू द आईज. उसमें स्क्रीन शेयर और वो आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे मूव ऑन हो सकता है. बट वो लाइव क्लास में ही होगा, रिकॉर्डिंग मेरी छोटी सी वीडियो के साथ ही आएगी. ठीक है, चलिए जी. सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज दिस पेपर ऑल अबाउट. इंट्रोडक्शन टू एफएम. एक एक चीज इसमें देखते हैं कि इस पेपर में हम करने क्या वाले हैं, हम कैसे जाएंगे. सबसे पहले मुद्दे पे बात करते हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या है. सो स्किल लेवल का पेपर पैटर्न जो होता है वही इसका पेपर पैटर्न है. It is divided into 3 sections, section A, section B and section C. Section A और B दोनों multiple choice questions वाले होते हैं या फिर objective type questions वाले होते हैं. ये दोनों sections objective type questions के ही होते हैं, जिनको OTs भी बोलते हैं. OTQs, objective type questions. लेकिन जब दोनों में ही objective type questions हैं तो दोनों sections अलग क्यों हैं? क्योंकि section A में 15 OTQs होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग, absolutely different from each other. But section B में जो OTQs होते हैं वो 3 केस स्टडीज पे बेस्ड होते हैं. यानी कि यहाँ पे 3 केसेस आएंगे. 1 केस will have 5 OTQs, second case will have 5 OTQs, third case will have 5 OTQs. That means ये आपस में रिलेटेड होंगे, उस केस से रिलेटेड होंगे. लेकिन सेक्शन ए एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा. 15 के 15 क्वेश्चंस एक दूसरे से अलग. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. केस 1 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच. केस 2 अगेन 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच. केस 3 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच. सेक्शन ए 30 मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी ये भी 30 मार्क्स का हो गया, बचता है 40 मार्क्स. वो है सेक्शन सी के लिए. दैट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन. ये सब्जेक्टिव आंसर या सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन क्या होता है? जिसमें आप अपनी वर्किंग्स भी शो करते हैं, जिसमें बकायदा आंसर पूरा फ्लो में आपको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है. इट इज नॉट अ टिक मार्क या 1 वर्ड क्वेश्चन, इसमें पूरी डिटेलिंग चाहिए होती है. दैट इज व्हाई यू विल फाइंड 20 मार्कर क्वेश्चंस हियर, जो आपको एक्सेल पे करने होंगे. इनको मैं भी एक्सेल पे ही करूंगी. सो हम इनकी ऑडिट नहीं करेंगे कि बुक में से सोल्यूशन उठा के टिक मार्क नहीं करेंगे, हम इनको एक्सेल पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको डील कैसे करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे.
मेजरली मैंने एफएम में स्टूडेंट्स की ये कमजोरी देखी है कि क्वेश्चन को उठाना कैसे है वो समझ में नहीं आता। वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब आप खुद उसको एक्सेल पे उठाने लगेंगे। ऑब्वियसली पहले मैं ही उठाऊंगी, फिर आप लोग उठाएंगे, राइट? सो दिस इज सेक्शन सी। सेक्शन सी में स्टेप मार्किंग होती है। ए और बी में देयर इज नो स्टेप मार्किंग, क्योंकि आपकी वर्किंग्स कोई नहीं देख रहा। एन आंसर विच इज करेक्ट इज करेक्ट, आंसर विच इज रॉन्ग इज रॉन्ग। भले ही वो कॉन्सेप्चुअली ठीक हो, भले ही लास्ट में सिर्फ आपने एक पॉइंट की गड़बड़ कर दी हो, भले ही लास्ट में सिर्फ एक जीरो कम पंच कर दिया हो, वॉट एवर इट इज, रॉन्ग इज रॉन्ग। बट सेक्शन सी में अगर क्वेश्चन की बिगनिंग में एक गलती है, बाकी सारा क्वेश्चन सही है, आपको पूरे बकायदा स्टेप मार्क्स मिलते हैं। एक गलती के मार्क्स अलग अलग जगह पे नहीं कटते, एक ही जगह पे कटते हैं। दैट इज अ वेरी क्लियर कट फंडा विच हैज बीन डिक्टेटेड बाय ACCA कि हम एक ही गलती को मल्टीपल जगह पे मार्क्स डिडक्शन के लिए नहीं काउंट करते। दैट इज ओनली एलिजिबल टू बी काउंटेड एज वन मिस्टेक, बाकी जगह स्टेप मार्किंग मिलती है। ये सेक्शन आपको पास होने में बहुत मदद करता है। सो वी विल लर्न ऑल दी 3 सेक्शंस की कैसे ए को डील करना है, बी को डील करना है, सी को डील करना है। बट दिस इज द मेजर इसका पेपर पैटर्न सिलेबस पे। गुड 20 चैप्टर्स। बट फिर क्यों बोलते हैं लोग कि ये मैनेजेबल है? क्योंकि ये चैप्टर्स छोटे छोटे हैं बहुत। मतलब ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक चैप्टर 2 आवर्स में कंप्लीट होता है। तो अगर हम 3 आवर्स की क्लास रखते हैं या फिर हम सैटरडे संडे 3 आवर्स 6 आवर्स पढ़ते हैं, तो हम इफेक्टिवली 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर जाएंगे, बिकॉज द लेंथ ऑफ द चैप्टर्स इज वेरी स्मॉल। विद FM रिमेंबर वन थिंग, 40% to 45% थ्योरी पोर्शन है FM में, 50% to 55% प्रैक्टिकल पोर्शन है। यानी ये वो पेपर है जो आपको एक बैलेंस देता है। बहुत ज्यादा ये थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर। तो कॉन्सेप्चुअली जहां हमें समझना होगा हम उसको बिल्कुल समझेंगे। सिलेबस एरियाज, ये जो सारे चैप्टर्स थे ये जी तक, यानी ये 6-7 सिलेबस एरियाज में बटे हुए हैं। ये क्या क्या सिलेबस एरियाज हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन फर्स्ट एरिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरमेंट दैट्स द सेकंड एरिया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब यहां से इंपॉर्टेंट पोर्शन चालू होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफन बड़ा क्वेश्चन इसी में से आता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, अनदर इंपॉर्टेंट पोर्शन। बिजनेस फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अनदर इंपॉर्टेंट पोर्शन। बिजनेस वैल्यूएशंस, वेरी इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं आप कह सकते उसको। रिस्क मैनेजमेंट, एवरेज पोर्शन। अब ये जो चैप्टर नंबर्स हैं उनकी रेफरेंस आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, वो मैंने क्रिएट करी है विद द इंडेक्स व्हिच इज गिवन इन द एग्जाम किट। एग्जाम किट में इन जो सिलेबस एरियाज हैं उनकी रेफरेंस दी हुई है कि ये कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा, वहां से इसको मैंने क्लब किया है। ये डायरेक्ट टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जो जो चैप्टर्स हैं वो आप इनसे मैच करते हुए समझो। अब ये चैप्टर्स क्या क्या है, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ताकि हम ये तो समझ पाए कि सिलेबस रन कैसे कर रहा है। तो 1, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर ये वाला, ये आ जाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। तो जो नाम है वही चैप्टर है। 11 and 12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरमेंट, 11, 12 एनवायरमेंट, ये भी एनवायरमेंट का पार्ट है। देन 7, 8, 9, 10 ये आपको खुद दिखेंगे वर्किंग कैपिटल के नाम से। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, यानी ये चारों चैप्टर्स वर्किंग कैपिटल के हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज जब 20 मार्कर क्वेश्चन आता है तो कुछ पोर्शन इन्वेंट्री का होता है, ये वाली इन्वेंट्री का, कुछ पोर्शन पेबल्स का होता है, कुछ पोर्शन अकाउंट्स रिसीवेबल का होता है। यानी जब आप ये पूरा सिलेबस एरिया कंप्लीट करते हैं तब आप एक सेक्शन सी क्वेश्चन के लिए रेडी होते हैं। बिट्स एंड पीसेस में हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, एक एक सिलेबस एरिया कंप्लीट करके ही कर पाएंगे। दैट्स द मेन आइडिया। देन 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के होते हैं, जिसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे, IRR कैलकुलेट करेंगे, ARR कैलकुलेट करेंगे। यानी एक प्रोजेक्ट में पैसा डालना है कि नहीं डालना है वो कैसे डिसाइड किया जाए, उसके मेथड्स की बात करेंगे। तो ये अपने आप में एक अलग सेगमेंट है। वर्किंग कैपिटल हमारे रूटीन में प्रोडक्शन में कितना पैसा लगता है, कितना अमाउंट चाहिए, कितने कैपिटल चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बिजनेस फाइनेंस। हम ये तो बात कर रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे,
वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा चाहिए, ये पैसा लाओगे कहां से? कहीं से बोरो करेंगे, शायद इक्विटी रेज करेंगे, इक्विटी शेयर्स नहीं करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो लोन नोट्स इश्यू कर देंगे। यानी मेरे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। नाउ हाउ डू आई चूज कि मैं कौन सा कैपिटल क्रिएट करने का मोड यूज करूं, विच इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच आई शुड यूज टू रेज कैपिटल। क्योंकि मुझे ध्यान ये रखना है कि वो सस्ता होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू कॉस्टली। आई नीड टू इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैपिटल शुड बी बेयर मिनिमम, जितनी कम हो सकती है, आसानी से उसको रेज करना हो, जल्द से जल्द रेज करना हो, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी हो। यानी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कैपिटल रेज करने में ध्यान रखनी है। इट्स नॉट दैट कि बड़ी जल्दी जल्दी इक्विटी रेज कर दो, नो, ऐसे इक्विटी रेज नहीं की जा सकती है। डेट रेज कर दो, नो, वो भी ऐसे रेज नहीं किया जा सकता है। ज्यादा डेट होगा तो आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा। यानी यहां पे हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस से बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर आता है बिजनेस वैल्यूएशंस। अब बिजनेस वैल्यूएशंस को समझना इस पर्सपेक्टिव से कि जब आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ, जो कंपनी अक्वायर कर रही थी उसको टारगेट कंपनी का वैल्यूएशन चाहिए होगा। उसको पता लगाना है कि इस कंपनी की वर्थ क्या है, उसी हिसाब से तो पेमेंट करेगी, परचेज कंसिडरेशन। इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है बिग फोर में, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, M&A डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, दिस डील्स विद एब्सोल्युटली बिजनेस वैल्यूएशंस, मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट में क्या वैल्यू है इस बिजनेस की, क्या वर्थ है, ये सारी चीजें बिजनेस वैल्यूएशन के अंडर आती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये एक अलग वर्क प्रोफाइल है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये एक अलग प्रोफाइल है आपके लिए। यानी ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये फ्यूचर में नौकरी जिसमें करोगे उसी की तैयारी हो रही है। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपको पढ़ना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग, नो, दिस इज इनडायरेक्टली बिल्डिंग योर करियर। Different profiles, they are trying to make you eligible for different profiles. M&A की कल को जॉब निकलती है, they offer you some 10 lakhs, अब इंटरव्यू देने बैठते हो और आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस वैल्यूएशन करते क्यों है, कैसे सिलेक्शन होगा आपका? that's why you are studying this. So always keep that in mind कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी रीजन से पढ़ रहे हैं, and that reason is preparing you all for the work profiles which are there in the industry. Industry इनके लिए ढूंढती है financial experts, consultants, officers. लास्ट वाला रिस्क मैनेजमेंट। अब ये ऐसा आइटम है जो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट हो गया है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल्स, ये आपको बिग फोर में रिस्क एडवाइजरी के नाम से मिलता है। रिस्क एडवाइजर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये एक बिजनेस का रिस्क पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते हैं। ये बताते हैं कि एक बिजनेस किस किस तरह के रिस्क से डील करने वाला है, जूझने वाला है। उन रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाए, मिटिगेट, आई यूज द वर्ड मिटिगेट, मिटिगेट कैसे किया जाए? क्या हम इसको कम कर सकते हैं? क्या हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं? कुछ तो होगा जिससे इसको कम करेंगे, वो आपसे आके पूछेंगे। यानी क्लाइंट्स रिस्क एडवाइजर्स से आके पूछेंगे कि यार मेरे बिजनेस का पहले तो रिस्क बता दो, और अगर मेरे बिजनेस का नहीं बता रहे हो, मैं वोडाफोन हूं, मैं आइडिया को अक्वायर करने जा रही हूं, आइडिया का रिस्क प्रोफाइल बता दो। इज इट अ रिस्की बिजनेस? इफ यस, प्लीज टेल मी कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है। क्या मुझे आइडिया को अक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट्स ऑल रिस्क मैनेजमेंट। अब ये अलग अलग जितने भी सिलेबस एरियाज हैं, ये आप सब के लिए फ्यूचर नौकरीज की तैयारी है। इसलिए इनको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी देम कंसिडरिंग दैट यू हैव टू गेन सम ज्ञान ऑन दीज। पूरा सिलेबस इनमें बाइफरकेटेड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15, 16, 17, 18, 19, ये वाले कैपिटल रेज करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, वो इन चैप्टर्स में बाइफरकेटेड है। ठीक है, क्या सिलेबस समझ में आता है कि एफएम में है क्या क्या? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस गाइस, एनी क्वेश्चंस? नो मैम। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसमें।
एग्जाम किट। अब एफएम जब पढ़ेंगे तो स्टडी टेक्स्ट तो मैं कराऊंगी बिकॉज दैट इज द बेसिक। आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे स्टडी टेक्स्ट से। आई फॉलो कैपलिन। एग्जाम किट 1/3 हम करेंगे क्लास में, बाकी आपको करनी होगी। अब आपको करनी कितनी है, इंक्लूडिंग मुझे करवानी कितनी है। तो एग्जाम किट में सेक्शन ए और बी ये तो आसानी से होते हैं, क्लास में मोस्ट ऑफन हो जाएंगे। बचेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको भी बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे, कुछ मैं भी कराऊंगी। देयर इज अ रीजन व्हाई आई प्रेफर कि मैं 1/3 करूं, आप लोग थोड़े से ज्यादा करें, क्योंकि स्टडी टेक्स्ट भी मैं बहुत ज्यादा करा दूंगी। अगर एग्जाम किट भी मैंने बहुत ज्यादा करा दी, आपके लिए क्वेश्चन बैंक बचेगा नहीं जो आप खुद से प्रैक्टिस करें। एंड देयर इज अ कॉमन थिंग, जब तक आप खुद अटकेंगे नहीं, स्टकअप नहीं होंगे, तब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसेगा नहीं। सो दैट्स द होल आइडिया। यू हैव टू प्रैक्टिस 2/3 ऑफ द एग्जाम किट। हाँ, उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी, आई एम देयर फॉर दैट, राइट? सो दिस इज द एग्जाम किट कंटेंट व्हिच यू हैव टू अचीव फॉर सितंबर एग्जाम। So effectively अगर सेक्शन सी क्वेश्चंस गिनूं, these are all सेक्शन सी क्वेश्चंस only, ये और कोई क्वेश्चंस नहीं है, these are only सेक्शन सी क्वेश्चंस। 69, I will take it 70 questions, 70 questions and now starting from today 19th है आज, मैं आज से तो क्या गिनूं, 20th के बाद से लेते हैं, 21st से। 21st से आपके पास कितने दिन हैं? I am keeping a target कि 15th August should be the last day of the syllabus completion। आराम से होगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 15th August तक सिलेबस कंप्लीट होने में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ 20th August का। तो 20th August तक अगर सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने नंबर ऑफ डेज आए? हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आर देयर फॉर यू? अप्रोक्सीमेटली बताओ। 60 डेज। लेकिन 60 डेज में से आप इमीडिएटली कल से सेक्शन सी क्वेश्चन चालू नहीं कर पाएंगे, तो मैं इनको काट के कर देती हूँ 30 डेज। आपके पास सिर्फ 30 डेज होंगे जब आप इन सेक्शन सी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन रोज के। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम को हैंडल करने के लिए। इट्स नॉट जस्ट गेटिंग द कॉन्सेप्ट इन योर हेड, इट्स अबाउट हैंडलिंग द टाइम मैनेजमेंट पार्ट ऑल्सो। पेपर का टाइम मैनेजमेंट भी, पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट भी। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अ ट्रैकर, एग्जाम किट का ट्रैकर, जिसमें मैं खुद लिखती हूँ कि मैंने कितने क्लास वर्क में क्वेश्चंस कराए हैं और कितने किस दिन आपको होमवर्क में दिए। अगर आप उस प्लान के साथ चलते रहे तो 20th August तक एब्सोल्युटली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ स्पेसिफिकली एड्रेसिंग दोज हु आर वर्किंग विद बिग 4, उनके पास टाइम की कमी होती है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज डेली के 2 क्वेश्चंस का मतलब हो गया वीक के कितने क्वेश्चंस? 14 क्वेश्चंस। आप 14 मत करो, आप वीक के 10 क्वेश्चंस करना। दैट इज इजीली मैनेजेबल, क्योंकि बचे हुए 4-5 तो मैं भी कराऊंगी। दोज विच आर कंप्लीटेड इन द क्लास, रिमेनिंग यू कैन एब्सोल्युटली डू ऑन योर ओन ऑन वीकेंड्स ऑल्सो। बट बी कमिटेड कि हम किसी भी वीकेंड को पूरा एग्जॉस्ट नहीं करेंगे। और कोई भी वीकेंड खराब हो गया है, बीमार थे, घर में फंक्शन था, खुद की बर्थडे पार्टी थी, व्हाटएवर इट इज, फिर आपको उसको कोप अप करना है नेक्स्ट वीक डेज में। फिर डेली एक एक क्वेश्चन उठाओ, उसको कोप अप करो। यानी कमिटेड चलना पड़ेगा 2-2.5 महीने, तो एफएम बहुत स्मूथली निकलेगी। एंड लास्ट क्वार्टर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ही गॉट 79 का स्कोर इन एफआर। वो भी वो बच्चा जो पार्टी भी खूब करता था, खूब उछल कूद चलती थी, कोई वो 10 घंटे पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। अगर थोड़े से डिसिप्लिन में चलोगे, एफएम में 70+ मार्क्स लाना इज डैम इजी, डैम इजी। बट थोड़ा सा सिस्टम से चलना होगा। सो दिस इज एन अचीवेबल टारगेट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज ये अचीव हो सकता है। पास्ट पेपर्स का पैटर्न, दिस आई वांटेड टू शो यू ऑल। ये टेबल कैपलिन की एग्जाम किट में दी हुई है, जो बताती है कि पिछले सालों के पेपर्स में क्वेश्चंस किन चैप्टर से आए हैं। आप जो टिक मार्क्स हैं इनको देखो, उससे समझ में आएगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से आए हैं। सबसे ज्यादा टिक मार्क्स यू विल फाइंड कि एक तो वर्किंग कैपिटल से आया हुआ है। एवरी अटेम्प्ट you will find questions coming from working capital, every attempt। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। नंबर ऑफ टिक्स देखो इसके कितने हैं। और जो मैंने बोला था बिजनेस वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इट।
रिस्क मैनेजमेंट मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इट, लेकिन हमें छोड़ना कुछ नहीं है। डू नॉट डू सेलेक्टिव स्टडी कि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं छोड़ जाऊं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किसी टाइम तो आया ही है और पता लगे अब की बार आ जाए सितंबर 2021 में, सो यू हैव टू सिट ओनली वंस, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। सबसे पहले चालू करेंगे ये वाला पोर्शन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, उसके बाद में हम जाएंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे, और ये होगा हमारा तीसरा प्रेफर्ड पोर्शन। और इनको हम करेंगे भी ऐसे कि पहले स्टडी टेक्स्ट से कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में इसकी एग्जाम किट पे आएंगे। सो जैसे ही ये बंच ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट होगा, हम इसके सेक्शन सी क्वेश्चंस पिक करने की पूरी सिचुएशन में आ जाएंगे। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है, ये आपका पास्ट पेपर पैटर्न है। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? No. ओके, बेस्ट न्यूज, ये एग्जाम परसेंटेज देखो। You will feel, ma'am, 43% लोग, 46%, that's too low. I will say it's better than audit. Audit is on an average 39%. इसमें I am very sure कि अगर मेरे हिसाब से चलते रहोगे तो पास परसेंटेज चाहे कुछ भी हो, you will pass, लेकिन डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। अगर सोचो कि लास्ट के 10 दिन में पढ़ के पेपर दे दूं, तो ये ACCA है। It's not that easy also. If someone comes up and tells कि ACCA तो बहुत easy है, सिर्फ ACCA ही बहुत मुश्किल है, ये गलत फहमी है लोगों की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये पास परसेंटेज ऑन एन एवरेज मान के चलो 45% के आसपास रहती है। व्हाट इज 45%? हर 100 में से 45 स्टूडेंट्स पास होते हैं। दैट्स अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। आप आराम से पास हो सकते हो, तरीके से चलो। हम कैसे चलेंगे इसमें? व्हाट इज द ट्रेनिंग प्लान गोइंग टू बी? आई से कि मुझे 60 आवर्स लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो यहाँ 57 आवर्स आपको जो दिख रहे हैं, इसमें जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके घंटे नहीं जुड़े हुए हैं। इट विल एक्सीड 60 आवर्स। लाइव आवर्स वेयर मिनिमम 57 लगेंगे, नीड होगी उससे ज्यादा भी लगेंगे, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉब्लम क्लासेस नहीं ली हैं। आई विल नेवर लाइक टू रश अप, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिलीवरी फिर गड़बड़ होती है। तो इतना तो चलेगा ही चलेगा। इसमें ग्रुप में बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, वो ये खुद जानते हैं कि बहुत जल्दबाजी में मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ। तो इसको पूरा डेडिकेटेडली 60 आवर्स का ही करेंगे, डिटेल में करेंगे। ये कुछ मैंने नंबर ऑफ आवर्स दिए, ये पीपीटी आपसे शेयर होगी ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड भी इस चीज का रहेगा कि हमें अंदाजन इन चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरी चैप्टर्स हैं। जो रिकॉर्डेड आपको दिख रहे हैं ये वो वाले हैं कि मैनेजर का क्या फंक्शंस होते हैं, एक ट्रेजरी मैनेजर का क्या रोल होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरत होती है, वो किस किस को रिपोर्ट करता है, ये सारी चीजें हैं इन चैप्टर्स में जो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आई विल गिव यू। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस, जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में या जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस काम करता है, वो एनवायरनमेंट किस किस से इंपैक्ट होता है, या बिजनेस को इंपैक्ट करने वाले क्या क्या एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं। इट कैन बी द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इट कैन बी द फिस्कल मेजर्स, इट कैन बी द मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये सब थ्योरी है, बट रिकॉर्डेड में जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो थ्योरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ नहीं सकते। प्लीज फील फ्री टू आस्क दैट। वन इज दैट, राइट? ये इतना हमें लगेगा टाइम इसको कंप्लीट करने में। 22 लाइव क्लासेस इसमें लगेंगी, लेकिन 22 मैं नहीं ले सकती हूं, क्योंकि हमारे पास वीकेंड्स को करने के लिए सिर्फ 18 डेज हैं। सैटरडे संडेज टिल 15 अगस्त वी हैव 18 डेज, 18 क्लासेस। तो ये 22 को 18 में हम आराम से कर पाएंगे। डोंट वरी, ये मैंने हायर साइड पे लिए हैं कि इतना टाइम लग सकता है विद एग्जाम किट, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम वो भी लगा लेंगे। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, वीकेंड्स पे क्लासेस होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। नाउ देयर इज अ कंसर्न व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि बुक चेंज हो गई और बुक मिल नहीं रही है। सो दैट्स द हार्श रियलिटी, बिकॉज हम अभी जिस फेज ऑफ पैंडेमिक से निकले हैं, बुक्स की अवेलेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम। 22nd 23rd खुद जैमजम बुक्स है चेन्नई में जो बुक सप्लाई करता है, उसकी तरफ से भी कंसर्न यही आ रही है कि करंटली अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उनको भी लॉजिस्टिकली भी दिक्कत हो रही है सबको भेजने में। पुरानी बुक वर्सेस नई बुक में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस डिक्लेयर करती है ACCA कि पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में चेंज क्या है। चेंज ये है, ओनली चेंज, देयर इज अ न्यू एडिशन ऑफ अ स्मॉल टॉपिक, एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल सेक्शन। उसके अलावा सारा सिलेबस सेम है।
अगर आपके पास बुक है चलेगी. देयर इज नो सिलेबस चेंज, सो डू नॉट पैनिक ऑन दैट. हाँ, आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड द न्यू बुक, आई विल बी एनी विच वेज कवरिंग दिस टॉपिक. तो ये क्लास में तो कवर होगा, इसलिए डोंट पैनिक कि पता नहीं क्या चेंज हो गया है और पता नहीं नई बुक्स नहीं मिल रही है. घबराओ मत, अगर पुरानी मिल रही है गो फॉर इट. देयर इज नो सिलेबस चेंज एज सच, और जो चेंज है दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल इंश्योर दैट दैट इज डन, एंड दिस ओनली चेंज इज अबाउट अ स्मॉल टॉपिक. तो इसके ऊपर एग्जाम किट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक आया ही नहीं होगा कभी भी. सो रिलैक्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एफएम. इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो. घबराओ नहीं, 25 लोग बैठे हैं यहाँ पे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Excuse me, ma'am. हाँ जी अमान बताइए. Ma'am, what is the name of the author of the book Financial Management? कैप्लन की बुक्स हैं ये अमान. सो दिस इज क्या होता है कि आपके पास बीपीपी, कैप्लन की, बेकर की, ये 3 पब्लिशर्स हैं. कैप्लन इज व्हाट वी फॉलो. ठीक है, कैप्लन. शैल आई राइट द नेम ऑफ द बुक? Okay, ma'am. ठीक है, Okay. कैप्लन. सो ये अगर पुरानी मिलती है डोंट पैनिक. ठीक है, पुरानी भी चलेगी. पुरानी मतलब 2 साल पुरानी नहीं, अभी लेटेस्ट वाली जून 2021 तक के लिए जो वैलिड थी, क्योंकि देयर आर नो सच चेंजेस. सो डोंट पैनिक, डोंट स्टार्ट क्राइंग. ठीक है जी. एनी अदर डाउट एनीवन इज हैविंग विद रिस्पेक्ट टू द पेपर आउटलाइन? कोई डाउट? मैम. हाँ जी, हाँ पार्थ. पार्थ, आई कैन हियर यू. I guess he can't hear me. Parth, can you hear me? We get books usually from? Yeah, Ritika? And where do we get the books usually from? Like Amazon? Zamzam Chennai is the provider of books. I did try to contact them, but they were like out of stock when I just last talked to them. That is what I'm asking. कि मैंने खुद भी उनको 2 बार फोन किया कि मेरे खुद के पास बुक्स नहीं है, प्लीज हेल्प मी आउट. तो दे जस्ट सेड कि क्योंकि अभी जो सिचुएशन से हम निकले हैं तो बहुत सारे स्टेट लॉकडाउन्स की वजह से लॉजिस्टिकली इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट दी बुक्स, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी देयर प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 1 week. ठीक है, हम करेंगे इस पर बाद में बात करेंगे. ठीक है रितिका? Yes, ma'am. ओके जी. सो रिलेटेड टू एफएम अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ कि इस पेपर में क्या है. बिफोर आई फॉरगेट, लेट मी जस्ट शेयर यू वन मोर थिंग. इसकी एग्जाम किट को हम कैसे ट्रैक करेंगे? सो व्हाट आई डू इज आई प्रिपेयर अ ट्रैकर लाइक दिस. एक एक्सेल शीट दिख रही है? दिख रही है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So I have prepared an exam kit tracker like this, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ दिखेंगे. कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है वो भी आपको यहाँ दिखेगा. 69 क्वेश्चंस थे सेक्शन सी के. ये देखो. सो दिस इज सेक्शन सी. ये यहां से चालू हो रहा है सेक्शन सी, ये वाला, राइट? और ये 69 क्वेश्चंस तक चलता है. वो 69 क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट का है वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. अब मैंने ये मेंशन क्यों किया है? पल्लवी इज देयर, शी हैज ऑलरेडी टेकन दिस एफएम फ्रॉम मी. ये मैं इसीलिए ट्रैक करने के काम लेती हूँ. ये जून बैच में जो मैंने पढ़ाया था उसका ट्रैकर है. मैं आप लोगों को ये वाला ट्रैकर दूंगी ताकि हम इसमें अपने स्टेटस को नोट डाउन कर सकें कि कौन सा क्लास वर्क में किया है, कौन सा आपको होमवर्क मैंने दिया है. ये वाले क्लास वर्क में पिछले बैच में कराए गए थे. तो यू कैन से टेंटेटिवली कितने कितने कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं. रेड वाले मैंने क्लास में कराए थे, ये जितने भी रेड में मार्क्ड है. जो ब्लू वाले हैं वो होमवर्क में दिए गए थे. तो ये ट्रैकर ये भी करने के काम आता है. अब ये रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशंस ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये थ्योरी वाले थे. तो थ्योरी वाले आप अपने आप आराम से कर सकते हो. दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन. जैसे जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उसकी एग्जाम किट मुझे करानी होगी. थ्योरी वाला वो पूछेगा आपसे. तो थ्योरी में तो थ्योरी करनी है, फिर भी समझ में नहीं आए यू कैन ऑलवेज कम अप आस्किंग. जैसे ये सारे प्रैक्टिकल वालों को आई गिव स्पेशल एम्फेसिस कि हम ये जरूर करें. अब जैसे ये है, ये रिकॉर्डिंग में डालना पड़ा था मुझे बावजूद इसके कि ये थ्योरी का है, राइट? सो ये फर्स्ट वाला चैप्टर भी इज ऑल थ्योरी. गॉट इट?
ये ऐसे ही ट्रैकर को हम यहाँ पे स्टेटस नोट डाउन करेंगे कि इस सितंबर बैच के लिए कौन सा क्वेश्चन क्लास वर्क में हो गया, कौन सा किस दिन होमवर्क पे दिया गया है, तो उससे आपके लिए भी ट्रेस रहेगा कि आपका इस एग्जाम किट में स्टेटस क्या है. सो दैट विल बिकम इजी. एग्जाम किट को हम ऐसे हैंडल करेंगे. अब टेक्निकल डेमो की तरफ चलते हैं. तो अभी तक इट वाज ऑल अबाउट एफएम में क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे. अब आते हैं कि अब एफएम पढ़ेंगे कैसे, या फिर रादर आई विल से कि नाउ माय टेक्निकल टेस्ट स्टार्ट्स कि एफएम आपको मुझसे समझ में आएगी कि नहीं आएगी. राइट. चैप्टर 1 आई हैड रिटन कि ये थ्योरी है, रिकॉर्डेड मिलेगा. हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स. लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस चैप्टर. बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स. ये क्या करने जा रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल करने जा रहे हैं. ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है? मुझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करूं, दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. अब ये मैं कौन हूं? मैं एक बिजनेस हूं. So wherever a business comes up under a question mark, if I should start a project or not, क्या पता लगाया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल है कि नहीं है? कुछ टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स हम यहां से पढ़ेंगे. लेकिन ये टेक्निक्स बेसिक हैं. बेसिक कैसे? जिसमें प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पिक्चर में नहीं आता. अब ये प्रेजेंट वैल्यू का आपने नाम सुना होगा, ये नेक्स्ट वाले चैप्टर से आएगा, तो आई विल नॉट कंफ्यूज यू देयर. बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके डिसाइड कर सकते हैं इफ अ बिजनेस शुड इन्वेस्ट मनी इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यस और नो. इसको एक एक करके समझते हैं कि इसमें एग्जैक्ट कंटेंट है क्या. Okay. For some chapters, you will get notes. For some chapters, you will not get anything. Why? Some chapters are not worth making notes. I'll be very blunt on that. उनमें नोट्स बनाने लायक कुछ है नहीं. लेकिन कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिना पीपीटीज के, बिना नोट्स के आपको समझ ही नहीं आएंगे. तो जहां नीड है वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे. जहां आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इसमें भी लग रहा है कि नोट्स होने चाहिए, यू कैन ऑलवेज मेक योर नोट्स. बट रिमेंबर, फिर से जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स हैं उनमें से थ्योरी आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें एग्जामिनर के पास पूछने के लिए कुछ है. वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, थ्योरी तो थ्योरी चैप्टर्स में से पूछ लेगा. सो बी वेरी प्रिपेयर्ड विद दैट. अब यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस की. व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑल अबाउट? अब ये प्रोसेस क्या है? ये रटा रटाया तरीका है कि मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे करूं, जो हमें रटना नहीं है. इन्होंने बोला कि इस चैप्टर में हम 2 टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे हम ये पता लगा सकें कि एक इन्वेस्टमेंट करने वर्थ है कि नहीं है. दीज 2 टेक्निक्स आर ROCE एंड पे बैक पीरियड. ये आप अपनी ग्रेजुएशन में नाम सुन चुके हैं दोनों का. 1 ROCE, 2 पे बैक. पे बैक पीरियड मेथड होता था एक, और एक ROCE होता था. और जिनकी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, दे आर मिडवे पे, उनके लिए बिल्कुल फ्रेश. आई विल अदरवाइज ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड. ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. मैं इसको सिंपल एक लेमैन की तरह आपको समझाती हूँ. आप ACCA कर रहे हैं, आई विल टेक कि इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लग जाता है 3 लाख का. कोचिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, सब्सक्रिप्शन फीस, एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ मिला मिलू के यू लैंड अप पेइंग 3 लाख INR. और आपको फर्स्ट जॉब आफ्टर क्लियरिंग ACCA, आपको ये जॉब मिलती है कुछ 5 लाख की. मैं बेयर मिनिमम ले रही हूँ वो भी. यानी आपका प्लेसमेंट होता है 5 लाख पे, फर्स्ट प्लेसमेंट. नाउ यू आर अ फ्रेशर, यू जस्ट बिकेम एन ACCA एफिलिएट. एक ये है ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन लेते हैं. नाउ समबडी सजेस्टेड यू, यार तुम MBA क्यों नहीं करते? MBA का प्लेसमेंट, पहला ही प्लेसमेंट 15 लाख का होता है. ये क्या किया तुमने अपने करियर के साथ? 5 लाख की नौकरी करी. शिट मैन, क्यूरियोसिटी हो गई. ये तो बेवकूफ बना दिया तुम्हें किसी ने. MBA की थोड़ी सी बात करते हैं. सो आपकी जॉब लगती है 15 लाख की. अग्रीड.
लेकिन आप जिस कॉलेज से एमबीए करते हैं उसकी फीस होती है 2 साल की 25 lakhs। दो साल की। ये आप ग्रेजुएशन के 1 साल में कर लेते हो, बुरे से बुरा। यानी यू आर अ ग्रेजुएट एंड यू डू इट आफ्टर 1 year ऑल्सो। पी लेवल पेपर्स आप करते हो उस 1 साल बाद में। चलो मैं 2 साल ले लेती हूँ, दोनों का पीरियड बराबर हो गया। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन प्लस 2 साल आपने इन्वेस्ट कर दिए। नाउ टेल मी, आरओसीई के हिसाब से कौन सी ऑफर बेटर है, कौन सा करियर लाइन बेटर है? डोंट कमेंट अपॉन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन है? क्या ये बेटर ऑप्शन नहीं है? और अगर मैं इसको सीए ले लूं तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, फर्स्ट प्लेसमेंट 6 lakhs का लेते हैं। बेस्ट ये हो गई, लेकिन इसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेटर विद एसीसीए एज कंपेयर टू एमबीए। हाँ, एमबीए अगर हमने एफएमएस दिल्ली से की होती 50,000 रुपीज की तो बात अलग होती, तो फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वहां पे बेटर हो जाती एफएमएस वाली। लेकिन हम तो उस कॉलेज से करके गए जिसमें 25 lakhs हमने फीस पे की है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वर्सेस आपने कितना कमाया, या उस इन्वेस्टमेंट से आपने कितना पैसा अर्न किया। दैट इज आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं आप लोगों से सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछती हूँ, एफएम पढ़ रहे हो तो उसका सोच समझ के जवाब देना। आई हैव 1 crore रुपीज। इस 1 crore को मैं ये सोच रही हूँ, आई हैव अ प्लॉट ऑफ लैंड, मुझे इस 1 crore को यूज करके एक बिल्डिंग बनानी चाहिए। और उस बिल्डिंग पे ऑलरेडी मेरे पास एक पार्टी है जो बोलती है कि मैं आपको 1 लाख रुपीज का रेंट मंथली पे करूंगी। एक कंपनी है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, बिग बाजार है। बिग बाजार ने मुझे बोला 1 लाख का रेंट हम आपको पे करेंगे पर मंथ, लेकिन वो जो बिल्डिंग चाह रहे हैं उसको तैयार करने में मेरे 1 crore का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। वन इज दिस ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज कि मैं इस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करा दूं। फिक्स डिपॉजिट की रेट मेरे पास आती है, लेट्स सपोज मैं फिक्स डिपॉजिट को म्यूचुअल फंड्स प्लस इसको म्यूचुअल फंड्स में डाल देती हूँ। ऑन एन एवरेज मैं इस पे कमा लेती हूँ 14% का रिटर्न। कुछ अमाउंट एफडी में डाल दिया, कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कुछ इक्विटी में डाल दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया पोर्टफोलियो। और इस पे हर साल 1 crore पे मुझे 14% की कमाई हो जाएगी। तो कमाई कितने की हुई? 14 lakhs की। बोलो, मुझे रेंट पे दे देना चाहिए या फिर ये एफडी और म्यूचुअल फंड में चले जाना चाहिए? रिस्क फैक्टर्स को एक बार हटा देना, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, जस्ट टॉक अबाउट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। FD and mutual funds. एफडी एंड म्यूचुअल mutual फंड्स। funds. Yeah. In any case, anyone in favor of giving the property on rent? No, ma'am. This is the concept of return on capital employed. कैसे? आप यहाँ पे 1 crore लगा के 12 लाख कमाएंगे साल के। यहाँ पे आप उसी 1 crore को इन्वेस्ट करके 14 लाख कमाएंगे। दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम आम जिंदगी में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सोचो, बिजनेसेस तो बहुत ज्यादा यूज करते होंगे। बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं। ये तो हमने समझा एक नॉर्मल इंडिविजुअल के हिसाब से आरओसी का कॉन्सेप्ट। बिजनेस आरओसी को क्या लेगा? तो बिजनेस बोलेगा कि मेरी कमाई, जो आप यहाँ पे 14 lakhs और 12 lakhs बता रहे थे, मेरी कमाई है प्रॉफिट्स। आई एम अर्निंग प्रॉफिट्स, दैट इज माई रिटर्न। तो इन्होंने ये 2-3 फॉर्मूले दिए। फॉर दिस आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल फॉर्मूले की लिस्ट, आई विल शेयर दैट विद यू। वो थोड़ी सी आपके लिए एक रिकॉर्ड बिल्डिंग बनेगी। ये आपसे शेयर होगी, डोंट वरी। आरओसीई, इसको एआरआर भी बोलते हैं। ये मैं बुक भी साइड की साइड ओपन करती हूं ताकि आपको ये दोनों दिखते रहे।
ठीक है, दोनों दिख रहे हैं, फॉर्मूला लिस्ट एज वेल एज द बुक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ROC is, another name is ARR. ARR is accounting rate of return. तो अगर क्वेश्चन बोले कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है, डोंट वरी, ROC कैलकुलेट करनी है आपको. अब हम क्या करें, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पे क्या कमाया इज ROCE. तो उस पे क्या कमाया इज योर प्रॉफिट. हाउ मच इज दैट प्रॉफिट? दैट प्रॉफिट इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. नाउ रिमेंबर, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको ये लेना है. क्यों इंटरेस्ट और टैक्स क्यों निकाल दिए? मैं यहाँ पे क्या देखना चाह रही हूं कि मेरा प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है मुझे क्या रिटर्न देगा. टैक्स उसमें से काट के तो बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ी कट रहा है. प्रोजेक्ट के प्रॉफिट टैक्स की वजह से कम हो रहे हैं, तो टैक्स इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, इट इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी. इसलिए हम टैक्स को हटा देते हैं. इंटरेस्ट को और टैक्स को क्यों कंसिडर नहीं करते, या फिर इन अदर वर्ड्स बोलूं, हम इंटरेस्ट और टैक्स को हटा के प्रॉफिट क्यों नहीं लेते? क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है. इंटरेस्ट लोन की वजह से हो रहा है, लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से. टैक्स सरकार की वजह से. मुझे क्या देखना है, प्रोजेक्ट पे क्या रिटर्न है. तो प्रोजेक्ट पे रिटर्न कैसे आएगा? जो भी आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उसमें से टैक्स और इंटरेस्ट आप माइनस नहीं करेंगे. यानी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको लेना है, इनको माइनस नहीं करना है. दैट्स योर रिटर्न. लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. क्यों? क्योंकि आप जो असेट्स उसमें यूज कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट पे यूज कर रहे हो, उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा. यानी डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं करना है. ये जो प्रॉफिट है ये आपके प्रोजेक्ट से आने वाला रिटर्न है. जो भी आपने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उस पे आने वाला रिटर्न. मैम एक क्वेश्चन था. या अगर प्रोजेक्ट के लिए अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो फिर इट वुड बी इंक्लूडेड इन दैट. आती हूँ उस पे आती हूँ. सो आई विल आंसर योर कंसर्न. 1, हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए. अब इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आपके पास नहीं था, आपने बैंक से लोन किया, क्या ये प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है? ये तो आपकी प्रॉब्लम थी. यू डिडंट हैव मनी. गॉट दैट चैतन्य? यस गॉट इट. ठीक है, प्रोजेक्ट की गलती नहीं है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरी तो फंडिंग भाई बैंक से ही कराना. नहीं, प्रोजेक्ट ने तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी. ये तो आपकी पर्सनल लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा नहीं है, तो प्रोजेक्ट पे उसको क्यों डाल रहे हो? इसलिए मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कमाई देखनी है. एंड दैट इज व्हाई आई नीड टू इग्नोर एवरीथिंग which is not because of the project. ना तो इंटरेस्ट प्रोजेक्ट की वजह से है, वो आपके पास पैसा नहीं है इसकी वजह से पे हो रहा है. दूसरा, टैक्स वो सरकार ने लगाया है, प्रोजेक्ट ने नहीं बोला कि भैया मेरे पे तो इतना टैक्स लगेगा. वो प्रोजेक्ट ने नहीं बोला. यानी मुझे इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट लेना है, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करके. बट आई हैव टू कंसिडर. और इनिशियल कैपिटल कॉस्ट मतलब मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट इज ROCE. नाउ रिमेंबर, द एग्जामिनर विल डिडक्ट योर मार्क्स अगर आपने इसमें परसेंटेज नहीं लगाई. यानी ROCE परसेंटेज में आती है, इंश्योर दैट. ठीक है, अब इसमें ROCE एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. यानी न्यूमरेटर तो सेम है, यहां पे इनिशियल कैपिटल कॉस्ट थी, इधर एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. यानी जहां पे इंफॉर्मेशन एवरेज के हिसाब से दी हुई हो वहां एवरेज डिनोमिनेटर लेना. जहां पे इंफॉर्मेशन एवरेज के लिए है ही नहीं तो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट लेना. वो अभी देखेंगे कि इनिशियल कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, हमारा पैसा क्या लगा हुआ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? जो भी पैसा लगाया प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2. तो यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 नहीं होता, बिकॉज वॉट एवर इज द इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है. आप यहां पे लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2. दिस इज द एवरेज इन्वेस्टमेंट विच इज देयर इन द प्रोजेक्ट. अब आते हैं ये इनिशियल कैपिटल कॉस्ट पे. ये क्या है? यानी प्रोजेक्ट पे लग जाने वाला सारा इन्वेस्टमेंट, दैट इज इनिशियल कैपिटल कॉस्ट. रिमेंबर, कैपिटल कॉस्ट. यानी इसमें जितने भी नए एसेट्स आपने खरीदे वो आपको लेने होंगे. ये तो कॉमन सेंस है यार कि हम कोई नया प्रोजेक्ट पे अगर उसके लिए कोई नया असेट ले रहे हैं तो वो असेट आपको कंसिडर करना है. दूसरा,
नेट बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ, मैंने प्रोजेक्ट के लिए नए एसेट्स तो खरीदे सो खरीदे, पुराने वाले और यूज कर लिए, तो पुराने वाले अपने कैरिंग अमाउंट पे, वो भी मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। तीसरा आइटम, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में भी तो पैसा लगता है, दैट इज ऑल्सो माई इन्वेस्टमेंट। एंड तीसरा, कैपिटलाइज्ड R&D एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर कोई खर्चा हुआ, वो भी आपकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है। अब इस पूरे केस को समझो, कोरोना की वैक्सीन से, वैक्सीन बनाने में कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। अब प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। प्रोडक्शन के लिए कुछ नई मशीनें आएंगी, वो पूरी कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जाएगी। हो सकता है पुरानी कोई मशीन भी काम आ जाए, उनका जो कैरिंग अमाउंट है यानी WDV है, वो भी हम इसकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में डाल देंगे। और प्लस वैक्सीन बनाने में कुछ मटेरियल तो लगेगा, कुछ लेबर तो लगेगा, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस तो होंगे, वो सारा वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। यानी जो भी पैसा आपका वैक्सीन बनाने में लगेगा, दैट इज योर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, एवरीथिंग। तो इसमें वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी आता है। उसको बनाने में जितना भी पैसा लगा, बदले में आप क्या कमाएंगे, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में क्या ध्यान रखना है, आपको इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट लेना है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वाला लेना है। फटाफट से इसको दिमाग में बिठा लो। ROC दो तरह से कैलकुलेट होगी, एक जिसमें डिनोमिनेटर होगा इनिशियल कैपिटल कॉस्ट का, दूसरा जिसमें एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेके आप डिनोमिनेटर लेंगे। एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, दैट्स एवरेज इन्वेस्टमेंट। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट क्या है, नया एसेट जो खरीदा, पुराने एसेट की WDV, अगर कोई वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो, अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है वो भी, यानी जहां जहां पे पैसा लगा, दैट इज योर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। चाहे वो वर्किंग कैपिटल में हो, चाहे वो आपके इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ऑफ एनी एसेट में हो, चाहे पुराने एसेट को यूज करने में हो, व्हाटएवर इट इज, दैट्स योर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। और कमाई में इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला अमाउंट लेना है, लेकिन डेप्रिसिएशन के बाद वाला लेना है। क्या फॉर्मूलाज बिल्कुल दिमाग में बैठते हैं? Yes, ma'am. Guys, where are others? Fainted? Yes, ma'am. मतलब fainted? No, ma'am. No, ma'am, no. फॉर्मूला क्लियर है? पक्का बोलो। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। डू वन थिंग, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लो, देन वी विल डू दिस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। ठीक है? Got that? Okay, ma'am. Yes, We'll ma'am. catch up at 6:40 exact. 6:40. Quick break of 10 minutes. Okay, ma'am. So let's continue. फटाफट से एक बार अब इस फॉर्मूला को वापस देखते हैं, बिकॉज वी नीड टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन नाउ। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, ये क्या होती है? आप कितने इन्वेस्टमेंट पे कितनी कमाई कर रहे हैं, यानी बिजनेस ने कितना इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इनकर किया है और उस पे क्या कमाई की है। कमाई इज व्हाट? सो कमाई इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोजेक्ट आपने लगाया उस पे एक बार ही प्रॉफिट आएगा, वो ओवर ईयर्स आएगा। आपको उन ओवर ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है। ध्यान क्या रखना है? 3 बातें। पहली बात, इंटरेस्ट और टैक्स ये माइनस नहीं होना चाहिए, यानी जो प्रॉफिट है दैट शुड बी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तीसरी चीज, डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए। अब आते हैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स के बाद में इनिशियल कैपिटल कॉस्ट क्या है। 2 तरह से ROC कैलकुलेट होती है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट को डिनोमिनेटर में लेके या फिर एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेके। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट क्या है? हमने कितना इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिया। हमने हो सकता है नए एसेट्स खरीद के इस पे लगाए हो सकता है हमने पुराने एसेट्स इसमें यूज किए हो, तो उनकी WDV लेनी है। वर्किंग कैपिटल में जो भी पैसा लगा वो कंसिडर करना है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने कुछ भी आइटम डाला है जिसको कैपिटलाइज कर दिया है, वो भी इसमें लेना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है?
जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप वैल्यू का एवरेज लेते हैं, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब इनको करने के लिए लेट्स डू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। यहां से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे। 2 मार्कर्स में इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखना। समझ में नहीं आए अभी अनम्यूट करके पूछना। A project involves the immediate purchase of an item of plant costing $110, $1,10,000। क्या ये मेरी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट नहीं है? Yes. ये तो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। इट वुड जनरेट एनुअल कैश फ्लोज ऑफ 24,400 फॉर 5 years starting in year 1. The plant purchased would have a scrap value of $10,000 in 5 years when the project terminates. यानी प्रोजेक्ट जब खत्म होगा तो स्क्रैप वैल्यू $10,000 की मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। Determine the project's ROCE using initial capital costs and average capital investment। यानी क्वेश्चन अपने आप स्पेसिफाई करेगा कि आपको कैपिटल कॉस्ट लेनी है या एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना है। पहले सिर्फ मैं कैपिटल कॉस्ट के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करती हूँ। What do we need first? We need average annual profits before interest and tax। तो सबसे पहले एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स की तरफ जाते हैं। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है कैश फ्लो, एक होता है प्रॉफिट। दोनों सेम ही होते हैं, है ना? नहीं, दोनों अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? कैश फ्लोज होते हैं कि इस प्रोजेक्ट से कितना पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आना और प्रॉफिट दोनों अलग चीजें हैं। प्रॉफिट क्या होती है? सारे खर्चे माइनस करके क्या बच रहा है, दैट इज प्रॉफिट। यानी मुझे कैश फ्लोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट में। इज दैट पॉइंट क्लियर? आई नीड टू कन्वर्ट द कैश फ्लोज इनटू प्रॉफिट्स। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। कन्वर्ट कैश फ्लोज टू प्रॉफिट, सबसे पहला काम ये करना है। तो कन्वर्जन करते हैं। कैश फ्लोज क्या है? कितना पैसा मिला। प्रॉफिट कैसे निकालूं? इसमें से खर्चा माइनस करके। मेरे पास खर्चा क्या है इसमें? और कोई आइटम तो दिख नहीं रहा, मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन ही दिख रहा है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? 1,10,000 का आपका असेट है, इस पे स्क्रैप वैल्यू 10,000 की है। लाइफ कितनी है इस असेट की? 5 years. तो डेप्रिसिएशन कितना आया? $20,000. $20,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। मुझे डेप्रिसिएशन ही माइनस करना था, ना तो मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है, ना मुझे टैक्स माइनस करना है। अगर कोई और खर्चा डायरेक्ट देते मैं वो माइनस कर देती, वेजेस दिए होते, मटेरियल दिया होता, वो कर दिया होता माइनस, लेकिन वो दिया ही नहीं है। यानी मेरे पास माइनस करने के लिए एक ही आइटम है, दैट्स डेप्रिसिएशन। सो जो कैश फ्लोज है 24,400 के, इसमें से आई कैन डिडक्ट ओनली वन आइटम। व्हाट इज दैट आइटम? एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ $20,000। तो प्रॉफिट कितना बचा? इज दिस क्लियर कि ये 4,400 का प्रॉफिट कहां से आया? किसी को भी समझ में नहीं आया प्लीज बताओ। व्हाट आर कैश फ्लोज? आपको कितना कैश मिल रहा है, लेकिन हम ARR या ROC कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं प्रॉफिट्स। तो आपको कैश फ्लो से जाना है प्रॉफिट की तरफ। कैश फ्लो से खर्चे माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कौन से खर्चे? कुछ डायरेक्ट खर्चे हो सकते हैं, यहाँ पे कोई खर्चा दिया नहीं है। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स, ये 3 आइटम होते हैं। इंटरेस्ट और टैक्स हमें माइनस करना नहीं होता, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और इस कैश फ्लो में से माइनस कर देते हैं। व्हाट इज द कैश फ्लो? 24,400। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज 20,000। सिंपल SLM यूज किया है मैंने, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, दैट्स 20,000। ये निकल के आता है प्रॉफिट। क्यों नहीं ले रहे? हम क्यूमुलेटिव क्यों नहीं ले रहे? अभी एनुअल कैश फ्लोज इज 24,400 राइट? हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करके अगर कंसिडर कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। व्हाई? इट्स एवरेज। आई एग्री। 4,400 जो आ रहा है इसको इंटू 5 करो, अपॉन 5 करना पड़ेगा। ये नहीं कर रहे हो तो 24,400 इंटू 5 कर दो, माइनस 20,000 इंटू 5 कर दो, जो आएगा
उसको डिवाइड बाय 5 करना, आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज चाहिए ना, ठीक है। व्हाट इज एवरेज? चैतन्य, ये क्लियर है? यस, क्लियर मैम। ठीक। तो एवरेज मींस हर साल का ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक। एवरेज आ रहा है 4400 का, वरना ये भी ले सकते हो हर साल का प्रॉफिट 4400, 5 सालों का 4400 इंटू 5, और एवरेज मतलब डिवाइड बाय 5 गया, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना बचा? 4400 ही बचा। मेरे पास न्यूमरेटर की तैयारी तो हो गई। I have a numerator of how much? 4400. Now let's come back to initial capital costs. Initial capital cost कितनी है? $110,000. कोई दिमाग के नहीं लगा ना? Initial capital cost क्या थी? जितना जितना पैसा आपने लगाया, कितना लगाया? 110. इसमें तो स्क्रैप की कहीं बात ही नहीं होती। Do we talk about scrap anywhere here? No, ma'am. No. यानी सीधा सीधा क्या लेना है? 110. तो मैं ROCE कैसे कैलकुलेट करूं? ROCE 4400 का मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आता है, डिवाइड बाय 110 इंटू 100। ये जो भी परसेंटेज आएगी वो आपकी ROCE हो गई। कितना परसेंटेज आया? 4%. 4%। बोलो, ये सबको क्लियर हुआ इनिशियल कैपिटल कॉस्ट से? Yes, ma'am. ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। एवरेज कैसे निकालते थे हम? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 110. What is the scrap value? 10,000. Divide by 2. How much is that? 60,000. 60,000. यानी अब मुझे डिनोमिनेटर में क्या लेना है? 60,000। तो ROCE कैसे कैलकुलेट करूं? 4400 तो सेम ही रहेगा। Yes. Divide by 60,000 into 100. How much is this? 7.33%. 7.33%. Got it? ये क्वेश्चन ने पूछा था ROCE कैलकुलेट करने के लिए। एग्जाम किट में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2 मार्कर्स के। बताओ, इसमें कोई भी डाउट है? No. बॉयज, एवरीवन एल्स? अमान, No, ma'am. So, चेतना, ध्रुव, प्रेरणा, रेनू, रितिका, सचिन, सान्या? No, ma'am, no doubts. पक्का? Yep. ठीक है, चलिए जी। अब आते हैं सेकंड केस पे, जो अभी चैतन्य ने पूछा था कि हम इसको 5 सालों का क्यों नहीं ले रहे। अभी जो केस हमने देखा था, हर साल 4400 का प्रॉफिट होगा, तो आप एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाय 5 करिए, बात बराबर हो जाएगी। यहाँ केस उल्टा हो गया। यहाँ पे जितने भी साल के लिए प्रोजेक्ट चलेगा उसके कैश फ्लोज अलग अलग आने वाले हैं, यानी यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज। तो इसको भी ट्राई करते हैं एक बार। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 निकालते हैं। चलिए जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। A project requires an initial investment of $8 lakh, initial investment आ गया, and then earns net cash inflows। ये भी cash inflows हैं, यानी यहां से फिर मुझे profits calculate करने होंगे as follows। year 1 2 3 4 5 6 7 7 साल का project है। कैश इनफ्लोज पहले साल से आने लगेंगे 100K, 200K, 400K, ये thousands में है। In addition, at the end of 7-year project, the assets initially purchased will be sold for $1 lakh। Can I say this is the scrap value? क्या ये scrap value है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। So what is the project's ROCE? यूजिंग दोनों बोल दिए इन्होंने, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट से भी निकालो और उससे भी निकालो, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट से भी। तो इसके इन्वेस्टमेंट को तो मैं एक बार बाद में देखती हूँ, पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन पे आते हैं। आपके पास है यहाँ पे भी कैश इनफ्लोज, मुझे कैश इनफ्लोज से जाना होगा प्रॉफिट्स पे। क्या इंटरेस्ट, टैक्स, कोई और खर्चा दिख रहा है? No, ma'am. यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करना होगा। कैन यू गिव मी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? पल्लवी एक मिनट रुकना, बाकी लोग प्लीज गिव मी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना आएगा? It will be 1 lakh. 1 lakh। 10,000 each year.
कैसे आया 1 लाख? चेक करते हैं. 8 लाख कैपिटल कॉस्ट minus scrap value 1 lakh. What is the life of this asset? 7 years. Yani 7 lakhs divided by 7 years, your depreciation comes to 1 lakh. Depreciation सबका 1 lakh आ गया? Yes, ma'am. ठीक है. अब Yes. एक ऑप्शन इसमें कर सकते हैं हम. क्या ऑप्शन हो सकता है? मेरे पास ईयर्स हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 7 साल है. एक ऑप्शन तो ये है कि मैं हर साल के प्रॉफिट को लिखूं, हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख माइनस करूं. सिंपल ऑप्शन. ये कैसे आएगा? ये मेरे पास कैश इनफ्लोज है. तो कैश इनफ्लोज आर 100 000 ब्रैकेट में देखो ट्रिपल जीरो दिखे हुए हैं. दैट मीन्स दिस इज 1 लाख. देन इट इज 2 lakhs, then 4 lakhs, then again 4 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs and 1,50,000. ये सारे सालों की मैंने कैश इनफ्लोज लिख लिए. अब क्या करें? इनको कन्वर्ट करें प्रॉफिट्स में. प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो प्रॉफिट आ जाएगा. डेप्रिसिएशन वी हैव कैलकुलेटेड इज 1 लाख. इसको यहां से लगाते हैं कॉपी, कंट्रोल सी और इन सब पे पेस्ट कर लो. ये आपके एग्जाम की एक्सेल शीट में भी चलेगा. कंट्रोल सी कंट्रोल वी वर्क करता है एग्जाम में भी. अब प्रॉफिट्स एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन सेक्शन सी में आया तो आप क्या करेंगे? इक्वल टू दिस माइनस दिस. पंच नहीं करना है नंबर्स को, फॉर्मूलाज लगाने हैं एज मच एज पॉसिबल. पहले साल का प्रॉफिट 0. अब इस फॉर्मूले को आप यहां से कॉपी कर सकते हैं और इस सब पे पेस्ट कर सकते हैं. ये मेरे पास सबके प्रॉफिट्स आ गए. चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये सेलिंग ठीक हुआ कि नहीं हुआ. ऐसे F2 से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किससे क्या कनेक्ट हुआ है. ठीक है. सो दीज आर योर फॉर्मूलाज जो आपको अप्लाई करके प्रॉफिट मिल जाएगा. प्रॉफिट आ गया. अब क्या करूं? एवरेज प्रॉफिट्स चाहिए मुझे. तो एवरेज प्रॉफिट्स के लिए लगाओ सम ब्रैकेट क्लोज. ये तो टोटल आ गया इसका 1,050,000. That's the total. So how much will be the average profits? Cell linking ध्यान रखना. Equal to this divide by 7. 1,50,000 के एवरेज प्रॉफिट्स आ गए. यानी मेरे पास न्यूमरेटर की तैयारी आ गई 1,50,000 की. ये तो सिंपलेस्ट अप्रोच है. जो एग्जाम में आपका दिमाग नहीं चलेगा तो आप करेंगे, लेकिन जिनकी मैथ स्ट्रांग रही है वो क्या कर सकते हैं? वो यहां एवरेज निकाल सकते हैं और सिर्फ एक बार 1 लाख माइनस कर सकते हैं. बात एक ही रहेगी. बट आई विल प्रेफर कि आप इसको सिंपल करो, मैथ्स में मत उलझो, सिंपल कॉन्सेप्ट से जाओ. ठीक है. तो 1,50,000 के एवरेज प्रॉफिट्स आ गए. मेरे पास न्यूमरेटर आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट इनिशियल कैपिटल कॉस्ट. बोलो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कितनी है? कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है? 8 lakhs. ये पंच ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं से लिंक नहीं है. मैं यही कि यही एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ले लूं. Yes. एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना? व्हाट इज एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट? इसका देखो फॉर्मूला कैसे लगाओगे. ब्रैकेट ओपन करो पहले. कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 8 lakhs प्लस व्हाट्स द स्क्रैप वैल्यू? 1 lakh. 1 लाख. अब ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइड बाय 2. ध्यान रखना बच्चे गलती क्या करते हैं? 1 लाख के नीचे 2 लगाते हैं तो वो सिर्फ 1 लाख डिवाइड होगा 2 से. अनटिल एंडलेस आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे वो पूरे को डिवाइड नहीं करेगा. ठीक है. सो ब्रैकेट लगा के 8 लाख प्लस 1 लाख डालना, डिवाइड बाय 2 डालना. ये आपकी आ गई एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब मेरे लिए टास्क इजी हो गया. अब करते हैं ROCE. ये कौन से वाले से कर रही हूं मैं? इनिशियल कैपिटल कॉस्ट वाले से. प्रॉफिट्स डिवाइड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट्स इनटू 100. 18.75%. दिस इज हाउ यू विल राइट इन द एग्जाम. मैं जो मॉक टेस्ट पेपर्स देती हूं उसमें भी अगर आपका ये परसेंटेज मिस हुआ आई विल डिडक्ट मार्क्स.
यू नीड टू टेल द एग्जामिनर कि 18.75 है क्या, परसेंट है, डॉलर है, डेज है, टाइम्स है, रेशो है, क्या है. So can't we बताओ just ये change the परसेंटेज है. format? हाँ ध्रुव, Can't we just change the format to percentage, or do we have to type the sign? you will have to type the sign if that button is not open. Not all buttons are open in the examination. Okay, Excel so I mean we will have limited functions of Excel there. Yes. And So we can whatever use functions, all the formulas for FP or something. no, IRR. they won't be there. You will have only copy, paste, that's it. Okay. Otherwise, do you know standard Excel has got NPV calculation formulas Yeah, also? that's why I was asking. That is not available. Okay. ठीक है, even present value भी निकल के नहीं आएगी. See, they want you to do this calculation without the help of automatic machines, automatic softwares. ठीक है, so वो आपको खुद आना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस ब्लॉक किए हुए. So if that function works, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि sometimes some functions are open for some students and some students have come up complain कि मैम ये मेरे लिए खुल नहीं रहा था. तो वो टेक्निकल एरर हो सकता है, बट कॉपी पेस्ट ये अवेलेबल होता है. And sums, averages and all. Okay. राइट. चलो, ये तो ROCE इनिशियल कैपिटल कॉस्ट के बेसिस पे. नाउ लेट्स कैलकुलेट बेस्ड ऑन एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगेन वेरी केयरफुली सी दी लिंकिंग. ये एवरेज प्रॉफिट्स है, डिवाइड बाय दिस इज एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगेन got that? 33.33% and 18.75%. सेम प्रोजेक्ट पे इतनी पोल्स अपार्ट वैल्यूज आती हैं. तो आती हैं क्योंकि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो लिया है वो बहुत अलग लिया है. एक में आपने पूरी वैल्यू ली है, दूसरे में आपने एवरेज आउट लिया है, इसलिए वैल्यूज अलग अलग आती हैं. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हियर इज, ROCE जब आप कैलकुलेट करेंगे 3-4 चीजों का ध्यान रखना है. नंबर 1, आप जो प्रॉफिट्स लेंगे, कैश फ्लोज नहीं, प्रॉफिट्स. याद रखना, आपको क्वेश्चन हर बार कैश फ्लोज ही देगा, वरना कुछ बचेगा नहीं क्वेश्चन में, वो कैश फ्लोज ही देगा. कैश फ्लोज से आपको सबसे पहले पहुंचना है प्रॉफिट्स पे. इन प्रॉफिट्स के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है. इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं होने चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए. तो कैश फ्लोज से प्रॉफिट की जर्नी 99% केसेस में सिर्फ डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगी, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. क्वेश्चन मोर ऑफन ऐसा ही आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट 2 तरीके से ROCE कैलकुलेट होती है. 1, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट. 2, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट पे लग गया, नया एसेट परचेज किया उसकी वैल्यू जुड़ेगी, पुराना एसेट यूज किया उसकी रिटन डाउन वैल्यू जुड़ेगी, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाए वो भी जुड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई पैसा जुड़ा है, कैपिटलाइज किया है, वो भी जोड़ना है. उसको एमोर्टाइज कर देंगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन उसको आपको इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में जोड़ना है. अब एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप वैल्यू का एवरेज लेते हैं, यानी इन दोनों का डिवाइड बाय 2 करना है. इनको यूज करते हुए ROCE 2 अलग वैल्यूज देगी. इट विल नॉट बी सेम, इट विल बी डिफरेंट, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज चेंजिंग इन बोथ द केसेस. अब एक केस हमने देखा था जहां पे हर साल के कैश फ्लोज सेम थे, जो हमने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 में देखा. तो हमारे लिए केस सिंपल हो गया. हमने एक डेप्रिसिएशन निकाला, उस कैश फ्लो में से माइनस किया, प्रॉफिट आ गया. यही प्रॉफिट हर साल आएगा. तो चाहो तो एवरेज करने के लिए इंटू 5 डिवाइड बाय 5 कर लेना, वरना उसी को लेके आंसर निकाल देना. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 ने एक डिफरेंट केस दिया जहां पे 7 साल 7 years इज द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एवरी ईयर द कैश फ्लोज आर चेंजिंग. दैट मीन्स हर साल कैश फ्लोज अलग अलग होंगे. वहां पे आपको एवरेज कैलकुलेट करना होगा. दिस इज द सिंपल अप्रोच जो आपको कैलकुलेट करने में काम आएगी. हर साल में से डेप्रिसिएशन हटाओ, कैश फ्लो को प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, फिर उसका एवरेज ले लो. और अगर मैथमेटिकली यू आर वेरी स्ट्रांग, पहले कैश इनफ्लोज का एवरेज ले लो, उसमें से एक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस कर दो. दिस डायरेक्टली विल बी एन एवरेज. सो दिस इज ऑल मैथ्स. मैथ्स में जितने कंफर्टेबल हो उतना करना, वरना ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है. कैश फ्लोज को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करो और एवरेज ले लो. ध्यान क्या रखना है, एग्जामिनर शुड सी योर वर्किंग्स. फॉर्मूला लगा हुआ,
Do not show him punched in numbers. He is not going to check your punching skills. What he wants to know is कि आपको एक्सेल की बेसिक स्किल्स आती हैं कि नहीं आती हैं, right? He will not give you marks if you simply punch in the numbers. I mean, if in the exam you go and write 18.75 और यहाँ पे जब वो F2 लगा के देखेगा और ये कुछ नहीं दिखेगा, he will not give you marks. It can be hit and trial, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो also. पता नहीं आपने कहाँ कैलकुलेशन की है, पता नहीं आपने चीट तो नहीं किया है, इसलिए वो नहीं करना है. आपको अपनी पूरी वर्किंग इस तरह से फॉर्मूला बना के दिखानी है. जब वो चेक करेगा तो सारे सेल्स ओपन होके आएंगे उसके सामने. ठीक है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ बताओ. Yes, ma'am. तो यहाँ पे फिर इन्होंने इनिशियल कैपिटल कॉस्ट को जहां पे एक्सप्लेन किया है, ये मैंने स्लाइड में पहले एक्सप्लेन कर दिया. देन कम्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ROCE. नाउ दिस इज थ्योरी व्हिच यू हैव टू लर्न. अनफॉर्चुनेटली मैं समझा जरूर देती हूँ, लेकिन ये आपको लर्न करने होंगे. और इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है. कई बार सेक्शन सी में वो कैलकुलेट करा के पूछ लेता है, why is it not recommended to follow only ROCE as a method of investment appraisal? यानी आपको डिसएडवांटेजेस बताने हैं, तो डिसएडवांटेजेस लर्न होने चाहिए. अब ये डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हैं, जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट देम. ये अगर आप लोगों को खुद पढ़ते हुए बाद में भी समझ में नहीं आए, यू कैन ऑलवेज आस्क दैट. नंबर 1, फायदा. इट्स वेरी सिंपल. यस इट इज. देन इट लिंक्स विद अदर अकाउंटिंग मेजर्स. ये कौन से मेजर्स से लिंक करता है? रिटर्न से लिंक करता है. आपने कितनी कमाई करी उससे ये फॉर्मूला लिंक्ड होता है. इसके कुछ चैलेंजेस हैं. क्या चैलेंजेस हैं? इट डज नॉट टेक इन अकाउंट द प्रोजेक्ट लाइफ. एक्चुअली ट्रू. ये इस बारे में बात ही नहीं करता कि प्रोजेक्ट, अगर मैं ये बोल रही हूं कि किसी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है लेकिन लाइफ 10 साल है. दूसरा बोलता है किसी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बुरी है लेकिन लाइफ 20 साल है. मेरे हिसाब से तो प्रोजेक्ट ये अच्छा हो गया, ये लंबे सालों तक चलेगा, ज्यादा टाइम तक मुझे रिटर्न देगा. रिटर्न भले ही कम दे रहा हो, क्योंकि हम ROCE किससे देखते हैं? एवरेज एनुअल से, हर साल का एवरेज से देखते हैं. लेकिन कोई अगर 20 साल तक की लाइफ कैरी करता है, मेरे लिए वो बेटर है एज कंपेयर टू 10 साल में खत्म हो जाने वाला प्रोजेक्ट. 10 साल बाद में मुझे वापस पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक और प्रोजेक्ट में, तब जाके मुझे रिटर्न्स मिलेंगे. ये सालों को, लाइफ को इग्नोर कर देता है. सालों को कौन कंसिडर करता है? पे बैक पीरियड मेथड, वो आएगा आगे, उसमें साल लाइफ कंसिडर की जाती है. देन इट नो अकाउंट इज टेकन ऑफ टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो. टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो मतलब कैश फ्लोज कब आएंगे, ये इसको कंसिडर नहीं करता. रादर आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर कर देता है. 20 साल बाद किसी के रिटर्न आने वाले हैं, मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली उसकी? नहीं निकाली, मैंने तो सीधा ही कर दिया उसको. यानी ये टाइम, किस टाइम पे रिटर्न आ रहा है उसकी बात ही नहीं करता. राइट? क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? एक रिटर्न अगले साल आएगा, एक रिटर्न 20 साल बाद आएगा. ये तो 20 साल वाले को भी एवरेज में ले रहा है. उस 20 साल बाद आने वाली रिटर्न की इतनी वर्थ नहीं होगी आज. इट इग्नोर्स दैट. दैट्स द प्रॉब्लम. देन इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज. मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा मेरा प्रॉफिट का अमाउंट. कैसे? डेप्रिसिएशन में अगर मैंने WDV मेथड यूज किया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वैल्यू अलग आएगी. मैंने SLM यूज किया, वैल्यू अलग आएगी. मैंने मशीन आवर्स मेथड यूज किया, वैल्यू अलग आएगी. यानी अगर अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स यूज हुए हैं तो इसका बेसिस बदल जाता है, एक कॉमन बेसिस नहीं मिलता इसका. देन इट मे इग्नोर वर्किंग कैपिटल. हालांकि इसके फॉर्मूले में होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इग्नोर कर देता है. ये इनिशियल वर्किंग कैपिटल की बात करता है. कई बार वर्किंग कैपिटल बीच बीच में भी कई बार इंट्रोड्यूस करनी होती है, ये उसको कंसिडर ही नहीं करता. इट डज नॉट मेजर द एब्सोल्यूट गेन. इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ये उसको मेजर ही नहीं करता. ये अंदाजे की बात करता है, ऑन एन एवरेज जितना मिलेगा. एब्सोल्यूट बोलो कितना मिलेगा, इट डजंट टॉक अबाउट दैट. देयर इज नो डेफिनेटिव इन्वेस्टमेंट सिग्नल. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इससे पता ही नहीं चल पाता कि हमें प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है. जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे कि ROCE 18.75% है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को
एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं? जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू में तो हमें पता है अगर वैल्यू पॉजिटिव आई एक्सेप्ट कर लो, अगर वैल्यू नेगेटिव आई रिजेक्ट कर दो। यहां तो ये सिग्नल ही नहीं मिल रहा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इसका सिग्नल कैसे देखते हैं? अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से। यानी बोरोइंग अगर उनकी, लेट्स सपोज वो उन्होंने फंड्स बोरो किए हुए हैं, कैपिटल बोरो की हुई है 15% पे, अगर रिटर्न 18% आ रहा है इसका मतलब एक्सेप्ट कर लो। इनका बेसिस थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इन्होंने कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं विच यू विल हैव टू लर्न, क्योंकि एग्जाम में मोर ऑफन सेक्शन सी में भी 2-3 नंबर के ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ लेता है। यानी आपको यहाँ पे लर्न करने का सिर्फ एक ही आइटम है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या ये मेथड क्लियर होता है सबको? यस बताओ। मैम। Yes, ma'am. हाँ, ये सिर्फ लड़कियों की आवाज क्यों आ रही है? बॉयज? यस मैम। Yes, ma'am. प्राकृति, रेनू, रितिका, सचिन, सुगम, साक्ष, ठीक है? ओके ओके ओके। सो अब इसके आगे एक छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज। व्हाट इज दिस? अभी हम देख रहे थे कि हमें बार बार क्वेश्चन में कैश फ्लोज दिए गए थे, हम कैश फ्लोज से कन्वर्ट होके निकाल रहे थे प्रॉफिट्स। अब यहाँ इन्होंने पूछा है दोनों का डिफरेंस, दोनों का कॉन्सेप्ट अब समझा रहे हैं। सो देयर इज सम ऊपर नीचे का गैप ऑल्सो बुक में, कि पहले कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फिर वो समझाते हैं, बट ठीक है हम समझते हैं इसको एक बार, ये क्या है। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज। व्हाट्स दैट डिफरेंस? कैश फ्लो एक बिजनेस की लिक्विडिटी के बारे में बात करता है कि आपके पास कैश फ्लो कितना है। प्रॉफिट्स बात करते हैं कि ये आपने कमाया, विच मे नॉट बी इन कैश फॉर्म। जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, एक बिजनेस ने बहुत सारी सेल्स करी, मेजॉरिटी सेल्स उधारी पे करी, प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा क्योंकि सेल्स बढ़ी है, लेकिन कैश फ्लोज डिडक्ट हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैश तो आया ही नहीं, आपने हर चीज बेच दी उधार पे, क्रेडिट पे, यानी बेहद बहुत सारे रिसीवेबल्स आपने क्रिएट कर दिए। प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन आपके कैश फ्लोज कम हो जाएंगे। कैश फ्लोज खर्चा करने के काम आते हैं, प्रॉफिट अच्छी हेल्थ ऑफ बिजनेस दिखाता है, लेकिन लिक्विडिटी एक बिजनेस को चैलेंजेस में लेके जा सकती है। सो दैट्स द बेसिक आइडिया। प्रॉफिट्स कैन नॉट बी स्पेंट, स्पेंडिंग तो कैश से ही होती है। आप कितने भी प्रॉफिट्स में हो, अगर कैश क्रंच है तो आप खर्चा नहीं कर सकते। प्रॉफिट्स आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मींस कई बार ना बड़ी जजमेंटल चीज यूज हो जाती है प्रॉफिट्स के केस में। कैसा जजमेंटल चीज? प्रॉफिट्स कई बार कम दिख सकते हैं क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया। तो जरूरी तो नहीं है कि मशीनरी उतनी ही डेप्रिशिएट हो रही हो जितना डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो सकता है वो कम डेप्रिशिएट हो रही हो सकता है वो ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही हो। यानी जो प्रॉफिट का नंबर है ना वो एक्यूरेट नहीं होता, वो सब्जेक्टिव होता है, बड़े सारे जजमेंट्स पे बेस्ड होता है। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज दे आर सब्जेक्टिव। देन कैश इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड्स। डिविडेंड प्रॉफिट से नहीं कैश से पे होते हैं। भले ही प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड्स पे करने की सिचुएशन बनती है, लेकिन अगर बिजनेस के पास कैश नहीं है तो वो डिविडेंड्स पे नहीं कर पाएगी। दैट्स द चैलेंज। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, जो थ्योरी में ही आ सकता है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट्स पे। आप लोगों में से जो भी लोग पीएम पढ़ के आए हैं उनको ये बहुत इजी लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ के आए हैं वो ध्यान से सुनना। रेलेवेंट कॉस्ट्स क्या होती हैं? हम जब किसी प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो हमें उससे एसोसिएटेड सारी रेलेवेंट कॉस्ट्स लेनी है। अब ये रेलेवेंट कॉस्ट्स क्या होती हैं? जो इस प्रोजेक्ट की वजह से आप इनकर करेंगे। वापस सुनना, वो सारी कॉस्ट जो आप इस प्रोजेक्ट की वजह से इनकर करेंगे, दे आर रेलेवेंट कॉस्ट्स। यानी अगर मेरी कोई फिक्स कॉस्ट है दैट इज नॉट रेलेवेंट, वो तो प्रोजेक्ट चले चाहे ना चले मुझे इनकर करनी ही है। मेरे एम्प्लॉइज हैं, फिक्स्ड एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी नॉट रेलेवेंट, प्रोजेक्ट हो चाहे ना हो इनको तो सैलरी मुझे देनी ही है। लेकिन अगर मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक स्पेशल सुपरवाइजर चाहिए, दैट्स अ रेलेवेंट कॉस्ट। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं लिया तो ये सुपरवाइजर भी नहीं चाहिएगा।
इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुझे एक नई फैक्ट्री बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, रेलेवेंट कॉस्ट। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं लेंगे तो वो नई फैक्ट्री नहीं चाहिएगी। यानी सिंपल इसका फंडा ध्यान रखो, जो भी कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की वजह से आप इनकर करेंगे दैट्स रेलेवेंट। तो इन्होंने उसके कुछ फीचर्स बनाए। वन, ये फ्यूचर से रिलेटेड होती है, यानी हम इनकर करेंगे, अभी तक नहीं करते आ रहे हैं, अगर करेंगे, अगर प्रोजेक्ट ले लिया तो वो रेलेवेंट कॉस्ट है। ये इंक्रीमेंटल होती है, यानी अभी जितनी हो रही है उससे ज्यादा होगी, तो वो तो है। आप नया प्रोजेक्ट अगर लोगे उसकी वजह से जो भी कॉस्ट आएगी वो इंक्रीमेंटल है, एडिशनल है। देन कैश बेस्ड, ये आपको पे करनी पड़ेगी, या फिर बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर उस पैसे को इस प्रोजेक्ट में लगाने की बजाय किसी और ऑल्टरनेटिव में लगाते, वहां से जो भी कमाई होती अब वो नहीं हो पाएगी, दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी मुझे अभी वाले प्रोजेक्ट से एटलीस्ट वो रिकवरी तो करनी है जो मैंने इस प्रोजेक्ट से करी होती। इसका एग्जांपल ध्यान से देखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट पीएम का पार्ट है। आप में से जो भी पीएम नहीं करके आए हैं ध्यान से देखो, मेरे पास ऑप्शन ए है कि मैं इस ऑप्शन ए में पैसा लगाऊं वरना ऑप्शन बी में पैसा लगाऊं। तो सोच रही हूँ कि ऑप्शन ए में लगाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करती तो 10% रिटर्न मुझे मिलता। क्योंकि मैंने पैसा प्रोजेक्ट ए में लगा दिया, ऑप्शन ए में लगा दिया, अब मैं बी में नहीं लगा सकती, ये 10% की कमाई नहीं कर सकती। यानी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? ये 10% का रिटर्न which I could not earn because I have invested my money in project A. क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देखो। आपके पास ऑफर आती है EY से और KPMG से, दो इंटरव्यूज चल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, दो इंटरव्यूज एक साथ चल रहे हैं। तो KPMG हैज ऑफर्ड यू 6 लाख और उसके ऑफर के इमीडिएटली बाद में EY ने भी ऑफर कर दी, हाँ जी हमें आप बिल्कुल पसंद है, वी वुड लाइक टू हायर यू। लेट्स टॉक अबाउट दी सैलरी। आप सैलरी कितनी कोट करेंगे? विल यू एनी विच वेज कोट लेसर देन 6 लाख? नो मैम। दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यू क्लियरली सी कि मैं KPMG में 6 लाख कमा लूंगा, एटलीस्ट ये तो रिकवरी करूं मैं EY से, तभी EY ज्वाइन करने का मतलब है, वरना कोई लॉजिक नहीं है। You will bare minimum quote more than 6 lakhs. Why? Because you would be interested in recovering this kamai, which you won't be able to earn because you will join EY rather than KPMG. तो opportunity cost concept हम हर बार आम जिंदगी में भी काम लेते हैं। That's opportunity cost. ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको? वामिका? Ma'am, please can you repeat Yes, ma'am. cash basis? Yes. So what cash based? Relevant cost हम तभी लेते हैं जब वो कैश बेस्ड होती है। मतलब कैसे? कैश बेस्ड कुछ कॉस्ट होती है कि हम ये प्रोजेक्ट लेंगे तो इतना कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा, दैट्स अ रेलेवेंट कॉस्ट। बट इट कैन ऑल्सो बी असल में पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे KPMG वाला एग्जांपल था, हम नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव में इन्वेस्ट करते तो ये कमाते, अब ये कमाई नहीं होगी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट हो गई, एक जो कैश के रूप में पे होगी, दूसरी जो हम कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पाएंगे, दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Ma'am, this we've already read in class 11th 12th also, ma'am, वो economics में पढ़ा था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल वही है ये। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में आप जो भी डालेंगे दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? रेनू, इज Yes, इट ma'am. क्लियर कि ये कैश बेस्ड Yes. क्या है? Yes, ma'am. Thank you. ये कैश बेस्ड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट है, इस और को थोड़ा सा आगे सरका लेना। ठीक है, ओके। नाउ टू कैलकुलेट रेलेवेंट कॉस्ट यू हैव टू इग्नोर दीज फोर। नाउ व्हाट आर दीज फोर? मैं इसका एक सेंटेंस में इसका ब्रीफ करती हूँ। ये वो वाली कॉस्ट है जो अभी भी हो रही है या हो चुकी है, आप प्रोजेक्ट करें ना करें ये तो होंगी। सम कॉस्ट क्या होती है? जो हो चुकी, अब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें ना करें ये तो आप कर चुके हैं।
यानी ये फ्यूचर से उल्टा पॉइंट है, जो हो चुका यानी पास्ट में हो चुका है। अब आपके डिसीजन मेकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रोजेक्ट लेंगे तो भी वो हो चुकी, आप प्रोजेक्ट नहीं लेंगे तो भी वो हो चुकी, यानी ये मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। दैट्स एन इररेलेवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट कौन सी होती है? प्रोजेक्ट लो मत लो ये तो आपको देनी है। फैक्ट्री रेंट, आप प्रोजेक्ट करिए बहुत बढ़िया, हमें फैक्ट्री रेंट दे देना भाई। आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और भी बढ़िया, फैक्ट्री रेंट तो मुझे तब भी चाहिए। दैट्स अ कमिटेड कॉस्ट इन एनी केस जो देनी है। देन नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स क्यों रेलेवेंट नहीं होते? क्योंकि उससे कैश आउटफ्लो नहीं होता। ये कौन से आइटम्स होते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया, उस पर आप अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, वो मेरी कॉस्ट है, वो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा हुआ उसको अमोर्टाइज करना इज नॉट माय रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट आर ऑलवेज आइदर कैश और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन एलोकेटेड कॉस्ट। ये एलोकेटेड कॉस्ट क्या होती है? ये भी आपका पीएम का कॉन्सेप्ट है। टोटल फैक्ट्री रेंट लेट्स सपोज $1 लाख का जाता है और 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, या फिर कह सकते हैं कि 2 प्रोजेक्ट्स उसी फैक्ट्री प्रीमाइस में चल रहे हैं। हम इन दोनों में इसको 50-50 बांट देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। अब मैं एक प्रोजेक्ट अगर नया चालू करूं तो क्या ये 1 लाख चेंज हो जाएगा? ये तो 1 लाख ही रहेगा। तो अगर पूरी कंपनी की बात की जाए तो पूरी कंपनी के लिए $1 लाख इज नॉट चेंजिंग, इट्स इंटैक्ट। ये सिर्फ एलोकेट किया जा रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे। तो जो एलोकेटेड कॉस्ट होती है वो रेलेवेंट नहीं होती है, वो इस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये बोलें कि इस प्रोजेक्ट की वजह से नई फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी, दैट्स अ न्यू एंड रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? फटाफट से एक बार रीड करो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। दीज आर नॉट रेलेवेंट। Ma'am, can you repeat non-cash items? Non-cash items here, depreciation for example. Can I say कि मैं किसी नए प्रोजेक्ट पे अगर एक एसेट खरीदूंगी, उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है? वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है? जो एसेट उसके लिए खरीदूंगी वो रेलेवेंट है। कैश आइटम, मेरा पैसा जाएगा उस नए एसेट के खरीदने पे, लेकिन उस एसेट पे लगने वाला डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं है। जो पैसा लगना था वो लग गया। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसलिए भी रेलेवेंट नहीं है। दूसरा, मैंने ले लिया उस एसेट की प्राइस को, सेट की कॉस्ट इज रेलेवेंट, नॉट इट्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर 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 एवरीवन? बस छुट्टी करने वाली हूँ यार। ये बॉयज क्लास चला के चले गए हैं क्या कहीं? नो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मान मैम, बट हमने डेप्रिसिएशन तो कंसिडर करा था, अभी लास्ट हमने आरओसी करा था। सो मैम ये डेप्रिसिएशन इसमें आपने बताया नहीं करेंगे कंसिडर, ठीक क्यों? कैश फ्लोज में डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं होता या फिर इंक्लूडेड नहीं होता, तभी तो हम कैश फ्लो में से माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं ताकि हम प्रॉफिट निकाल सकें। हम किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक। डेप्रिसिएशन लिखा भी हुआ है कि फॉर ऑल द मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल विद द एक्सेप्शन ऑफ आरओसीई। राइट, ये भी देखो। नहीं, वैसे भी टेक्निकली भी समझो, हम क्या बात कर रहे हैं? रेलेवेंट कैश फ्लोज। तो कैश फ्लो में तो वैसे ही नॉन कैश आइटम्स नहीं आने चाहिए। और हम डेप्रिसिएशन किस में कंसिडर करते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेशन में। हम बात कर रहे हैं इसकी, यानी इसमें तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन कंसिडर्ड नहीं होता, इसीलिए कंसिडर करके प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, ठीक है। जो कंफ्यूजन है प्लीज पूछते जाओ, कुछ भी उल्टा सुल्टा जो भी आ रहा है दैट्स ओके। ठीक है, अब इसको इन्होंने बहुत लंबे से एक्सप्लेन किया है, जस्ट रीड इट वंस। कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, लेकिन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 में दिमाग लगाते हैं फटाफट। लास्ट थिंग विच वी नीड टू डू टुडे, a manufacturing company is considering the production of a new type of widget. Each widget will take 2 hours to make. 2 घंटे लगेंगे. Fixed overheads are apportioned
Apportioned is the word. We need to underline this. On the basis of $1 per labor hour. If the new widgets are produced, the company will have to employ an additional supervisor at a salary of $15,000 per annum. The company will produce 10,000 widgets per annum. What are the relevant cash flows? यहाँ पे कितने कैश फ्लोज दिख रहे हैं? मुझे तो 2 आइटम दिख रहे हैं. एक फिक्स्ड ओवरहेड्स, दूसरा सुपरवाइजर की सैलरी. प्लीज कमेंट, फिक्स्ड ओवरहेड को रेलेवेंट कैश फ्लो में लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं No, लेंगे ma'am. क्यों नहीं लेंगे? हाँ, because वो वैसे भी होंगे. फिक्स्ड कॉस्ट है. अपोर्शन है, अदरवाइज भी होंगे. फिक्स्ड है, कमिटेड कॉस्ट है. गॉट दैट? यस. सुपरवाइजर का क्या करें? ये रेलेवेंट कॉस्ट है. लेना चाहिए क्या? यस. अमान, इसको लेना Yes, चाहिए क्या? ma'am. अमान, शुड वी टेक दिस? यस मैम. बिल्कुल. क्यों लेना चाहिए? अगर ये प्रोजेक्ट नहीं लेते तो ये एडिशनल सुपरवाइजर भी नहीं चाहिए होता. यू वुड हैव सेव्ड दैट अमाउंट. यानी ये रेलेवेंट कैश फ्लो के अंडर आएगी. तीसरा आइटम मैं देती हूँ एक क्रिएट करके. ये जो विजिट हम जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, ये विजिट कैसा बनेगा, इस पे हमने एक रिसर्च भी करी थी. उस पे डेवलपमेंट पे खर्चा भी हुआ था और कुछ $20,000 खर्च हो गए थे. नाउ टेल मी, should it be a part of relevant cash flows or not? No, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. Why no? sunk cost Because that's a sunk हो cost. चुकी है. वो हो गया. अभी आपको विजिट बनाना है नहीं बनाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम बनाओ मत बनाओ, ये तो खर्चा हो गया. नॉट रेलेवेंट बिकॉज इट्स अ संक कॉस्ट. ठीक है, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट तो आ गया दिमाग में. ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन फटाफट करें फिर एंड करते हैं. The company is evaluating a proposed expenditure on an item of equipment that will cost $160,000. एक एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं एक इक्विपमेंट पे, $160 का वो आएगा. A technical feasibility study has been carried out by consultants at a cost of 15,000. मुझे पहला खर्चा दिख रहा है यहाँ पे, पहला या दूसरा? पहला. 15,000. हाँ, 15,000 का इन्होंने बोला कि 15,000 की एक टेक्निकल फीजिबिलिटी कोई स्टडी करी है कंसल्टेंट्स ने, उसका खर्चा हो चुका $15,000 का एट अ कॉस्ट ऑफ $15,000 इनटू बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द इक्विपमेंट. कि इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करके कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, उसकी स्टडी पे खर्चा हो गया. It has been estimated that the equipment would have a life of 4 years and annual profits would be $8,000, and after deducting annual depreciation of $40,000 and an annual charge of $25,000 for a share of existing fixed cost of the company. कुछ समझ में नहीं आया, इस पैराग्राफ को वापस देखते हैं. इक्विपमेंट की लाइफ कितनी होगी? 4 years. 4 years. एनुअल प्रॉफिट्स कितने आएंगे? रिमेंबर द वर्ड प्रॉफिट्स. कितने आएंगे? $8,000 एनुअल. हर साल इतने प्रॉफिट्स आएंगे. आफ्टर डिडक्टिंग, यानी इस अमाउंट में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है. एम आई राइट? यस. कितने का डेप्रिसिएशन हो चुका है? $40,000 का हर साल का. एंड एन एनुअल चार्ज ऑफ 25,000 फॉर अ शेयर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. यानी इसमें एक एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट भी एडजस्ट की जा चुकी है. ये दोनों एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं. उसके बाद ये प्रॉफिट अर्न करने वाला है आपका ये इक्विपमेंट. क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द रेलेवेंट कैश फ्लोज फॉर दिस? कैश फ्लोज निकालने हैं. रेलेवेंट कैश फ्लोज बताओ. कैश फ्लोज में क्या क्या लें? एक तो 8,000 का प्रॉफिट ये बोल रहे हैं. क्या मुझे डेप्रिसिएशन एड बैक नहीं कर देना चाहिए? ये कोई कैश आइटम थोड़ी है जो इससे कैश जाएगा. कैश फ्लोज मतलब कैश कितना आएगा. क्या डेप्रिसिएशन से कैश किसी को देना पड़ता है? No, ma'am. कौन कैश आइटम आप उसको ऐड बैक कर देंगे. क्या डेप्रिसिएशन का ऐड बैक समझ में आता है? Yes. Yes, ma'am. यस. 8,000 के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने में आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया है, विच इज अ नॉन कैश आइटम. तो जब मुझे कैश फ्लोज लेके आने हैं तो कैश फ्लोज के लिए मुझे उसको ऐड बैक करना पड़ेगा. गॉट दैट? इसको ऐसे भी देख सकते हो.
कैश फ्लोज में से हम जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है। इन्होंने क्या दिया है आपको, प्रॉफिट 8000 दिया है, जिसमें से डेप्रिसिएशन 40,000 का माइनस हो चुका है। मैं इसमें ऐड बैक कर दूंगी तो कैश फ्लो आ जाएगा, आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, दूसरा आइटम, इन्होंने एक आइटम और माइनस कर रखा है 25,000 का। तो रेलेवेंट कैश फ्लो निकालने के लिए मुझे इसको भी ऐड करना चाहिए क्या? नो No. करना चाहिए। क्यों? आपने कैश सिस्टम पे फ्लोज करें। में से डेप्रिसिएशन भी माइनस किया, फिक्स्ड कॉस्ट जो एलोकेट हुई है वो भी माइनस की है, तब जाके प्रॉफिट आया है। दोनों का नेचर चेक करो। दिस इज नॉन कैश, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये तो एलोकेटेड है, क्यों माइनस कर दी? माइनस होनी नहीं चाहिए थी। रेलेवेंट कैश फ्लोज में हम कौन से आइटम को नहीं लेते, कंसिडर नहीं करते, जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये तो कंसिडर कर ली इसने तो कंसिडर कर ली। तो आपको क्या करना है, रिवर्स बैक करना है। ध्यान से सोचो इसको, इसमें कंफ्यूज मत हो, ध्यान से सोचो इसको। आई रिपीट अगेन, 8000 का प्रॉफिट आया दो आइटम्स माइनस करके। पहला आइटम तो नॉन कैश आइटम था, हमने सीधा सीधा उसको ऐड बैक कर दिया। दूसरा आइटम एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट थी, क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से हो रही है क्या? तो माइनस क्यों कर दी? गॉट दैट? इसलिए प्लस करेंगे। रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या होंगे, जिसमें नॉन कैश आइटम कंसिडर ना किए हुए हो, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट ना कंसिडर की गई हो। यहां तो आपने कंसिडर कर ली, 8000 में ये कंसिडर्ड है, उसका रिवर्सल हम अभी कर रहे हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बोलो यस यस बहुत कॉन्फिडेंट यस नहीं आ रहा। ma'am. What has been considered? Don't get confused with it. इसको लॉजिकली समझो। रेलेवेंट कैश फ्लोज का मतलब इस प्रोजेक्ट से, इस इक्विपमेंट से कितना कैश इनफ्लो आएगा। इन्होंने बोला 8000 का प्रॉफिट है, जिसमें हमने दो आइटम माइनस करके कैलकुलेट किया है। ये दो आइटम्स कौन से हैं? एक तो 40,000 का डेप्रिसिएशन है, दूसरा एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है। अब इसको बिल्कुल लेमैन की तरह समझो, इस प्रोजेक्ट से कैश कितना आया होगा? क्या 40,000 से कैश कम हो गया? नो, इसलिए हमने ऐड बैक कर दिया। क्या 25,000 से भी कैश कम हुआ है? क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से ये 25,000 लग रहे थे जो हम माइनस कर बैठेंगे इसको? नो, ये तो इससे हो ही नहीं रहे हैं, ये तो एलोकेटेड है, अदरवाइज भी होंगे। तो आपको इस इक्विपमेंट के किसी भी कैलकुलेशन में इसको लेना ही नहीं था, लेकिन आपने 8000 कैलकुलेट करते टाइम इसको माइनस कर दिया। मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस का प्लस करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन गेट द कैश फ्लोज। की आइडियली अब कैश फ्लो कितना आएगा इसका? 73,000। मतलब अब इसको वापस से समझो, 73,000 का कैश फ्लो हुआ होगा, इसमें से इन्होंने 40,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और 25,000 की एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। बोला कि ये प्रोजेक्ट से 8,000 का प्रॉफिट है। ये नॉन कैश आइटम है, ये एलोकेटेड है, यानी मेरे रेलेवेंट कैश फ्लोज कितने हुए? खुद के इक्विपमेंट से आने वाले कैश फ्लोज कितने हुए? 73,000 के। क्या ये अब ऐसे समझ में आता है? बोलो Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। बाकी लोग कहाँ गए? यस मैम। वामिका, नवीद, Yes, ma'am. मोहित? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। तो इसका पॉइंट यही है, यू आर नॉट अलाउड टू मग अप। आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। और यहाँ लॉजिक वो ये बोल रहा था कि प्रॉफिट से आप रेलेवेंट कैश फ्लोज पे जाएंगे तो क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे। नॉन कैश आइटम्स को हम एड बैक करेंगे और जो अदरवाइज भी खर्चे होने वाले हैं हम उनको भी वापस रिवर्स करेंगे। अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन में वो कंसिडर किए गए हैं, रिवर्स कर दो, क्योंकि रेलेवेंट कैश फ्लोज में हम उसको लेते ही नहीं है। रेलेवेंट कैश फ्लो का मतलब है इसी प्रोजेक्ट से आने वाला कैश। वो 73,000 है, 25,000 हम माइनस नहीं कर सकते, दैट इज एन एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इसके ऊपर एग्जाम किट में क्वेश्चंस हैं। मैं इसके एक दो क्वेश्चंस आपकी कल की क्लास के लिए निकाल के रखूंगी, अभी आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट मच यू टू रिवाइज,
बट हाँ, कल जब बैठेंगे थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों से अभी शेयर कर दी जाएगी, इसको देख के बैठना, एंड विल कंप्लीट पे बैक पीरियड टुमारो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ट्रायल टेक्निकल का होना चाहिए। तो टेक्निकल में आपको समझ में अगर आ रहा है देन इट्स गुड टू गो। ठीक है, पे बैक मेथड ही एक अकेला मेथड बचा है जो हम कल कंप्लीट करके वील फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। Sorry to interrupt you, ma'am. What about the 15,000 cost? So, there is one more paragraph. Okay, wait. I missed the question. ये रहा। हाँ जी, with 15,000? 15K. 15K? The technical feasibility study. हाँ, please बताओ, what should be done with this 15,000? Is it relevant cash flow or not? No, ma'am. No, ma'am. क्यों? क्योंकि हम इसको कंसिडर करना भूल गए। मैम ये संक कॉस्टिंग। Exactly, ये तो हो चुकी, ऑलरेडी हो चुकी है ना। हो चुकी। रेनू, Okay. रेलेवेंट कैश फ्लो क्या है? जो अब होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इक्विपमेंट को लो मत लो, ये तो हो गई। ठीक है, बट फेयर क्वेश्चन, आप आंसर में अगर इसको लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 15,000 इज संक कॉस्ट। देन हमारे लिए नेक्स्ट, वो असल में मैंने इसलिए 2 आइटम्स क्यों बोले, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही इररेलेवेंट और संक था, इसलिए कंसिडर ही नहीं किया। कंसिडर क्या करना था? सिर्फ ये और ये। ठीक है, क्लियर? Okay. अच्छा, एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स वुड लाइक टू हैव मी टू आंसर? कुछ मुझे आंसर करना है रिलेटेड टू द चैप्टर और द प्लान अहेड, कुछ भी बताओ। इज देयर एनी क्वेश्चन व्हिच इज अनआंसर्ड? Ma'am, can we get this PDF, the book one, Kaplan? Can you forward us this? That's not allowed to be done by us because वो आपको खरीदनी होगी। We learning partners cannot share it. It's Kaplan's copyright issue. But they are available everywhere in Telegram and all. We'll just have to search around, so it would be easier if you could just forward it. That would be very difficult for us, yaar. Either we will be in trouble or you will be in trouble. Oh, okay. ठीक है, करेंगे उसके बारे में। You can just search for your friends and that is why I clarified कि अगर पिछला वाला वर्जन भी है, because मार्केट में नया वर्जन अवेलेबल नहीं है, so even if that is available you can use that. That's good to go. Okay. ठीक है, अच्छा, एनीथिंग टू अंडरस्टैंड, मतलब रेलेवेंट कॉस्ट, आरओसी, कुछ समझने में दिक्कत? ऑल क्लियर? I want to understand relevant cost exactly अपन किस कंसेप्ट में ले रहे हैं? Relevant cost and irrelevant cost in terms of ROC or new projects. I'm having a little confusion in understanding relevant cost. और अभी जो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है, Rena, your voice is breaking. I can't hear you properly. Yeah, hello. A bit better. हाँ जी. Okay, so ma'am, my question is कि what is relevant cost and irrelevant cash flow in terms of ROC? और अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है 73,000 वाली, मैम वो मेरे को समझ में नहीं आई। उसकी रेलेवेंस क्या है? इज योर क्वेश्चन कि हम आरओसी से रिलेटेड इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इज दैट द क्वेश्चन? यस मैम, और ये वाली एग्जांपल भी मेरे को समझ में पूरी आई नहीं। दिस एग्जांपल? यस मैम। ओके, सो आई विल से हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। मतलब आरओसी में इसको क्यों मर्ज किया गया है? क्योंकि वहां पे प्रॉफिट्स की बात होती है। अगर आपको रेलेवेंट कैश फ्लोज कैलकुलेट करने पड़े या फिर आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं तो आप प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए उन्होंने समझाया हुआ है। आई मीन दैट वुड बी वेरी अनफेयर विद एसीसीए कि आपको प्रॉफिट का अमाउंट डायरेक्ट दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा। क्या होता है, कई बार प्रोजेक्ट्स में जब कंपनीज इन्वेस्ट करने जाती हैं उनको प्रॉफिट्स की बजाय कैश फ्लोज का पता होता है कि इससे ये फ्यूचर में कैश फ्लोज आएंगे, लेकिन आरओसी कैलकुलेट करने के लिए तो आपको प्रॉफिट चाहिए। वो आप कैसे निकालेंगे? क्या एलिमिनेट करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, क्या एड बैक होगा, क्या रिड्यूस होगा, उसके लिए रेलेवेंट कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। अब इस पे आते हैं, इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा था। इस एग्जाम्पल में जो कंपनी है वो एक प्रपोजल पे वर्कआउट कर रही थी कि हम एक इक्विपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। उन्होंने क्या किया, पहले अपनी एक टीम ऑफ कंसल्टेंट्स को बोला कि प्लीज आप एक टेक्निकल स्टडी करो इसके ऊपर कि इस
से इन्वेस्टमेंट करने पे हमें क्या मिलेगा, उस पे एक खर्चा हो चुका, दैट वाज $15,000 का खर्चा, सunk कॉस्ट हो चुका। आज अगर अब आप इस इक्विपमेंट को लेने की बात करें ना करें, ये तो हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसलिए रेलेवेंट कैश फ्लो में या रेलेवेंट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर इस इक्विपमेंट को आप खरीद लेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसकी लाइफ 4 साल होगी, आपको प्रॉफिट हर साल $8,000 का मिलेगा, जिसमें दो अमाउंट्स इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिए कि ये दोनों माइनस करके आए हैं। ये दोनों कौन से अमाउंट्स हैं? एक अमाउंट है 40,000 का जो डेप्रिसिएशन है, दूसरा अमाउंट है 25,000 का जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है। इन दोनों को एडजस्ट करके 8,000 का प्रॉफिट कमा के देगी आपको ये इक्विपमेंट। अब क्वेश्चन ने पूछा इससे रेलेवेंट कैश फ्लो कैलकुलेट करके बता दो, तो रेलेवेंट कैश फ्लो क्या होंगे? नॉन कैश आइटम्स को आपको हटाना होगा, यानी आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेशन में एक डेप्रिसिएशन को ले लिया, रिवर्स बैक कर दो, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट को ले लिया, रिवर्स बैक कर दो, वो कैश फ्लोज हो गए। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हम रेलेवेंट कैश फ्लोज ले क्यों रहे हैं, बुक आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती है कि अगर प्रॉफिट्स नहीं हो तो क्या आप रेलेवेंट कैश फ्लोज से प्रॉफिट तक पहुंच सकते हो या प्रॉफिट से रेलेवेंट कैश फ्लोज तक पहुंच सकते हो, इतना एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आना चाहिए। दैट्स द होल आइडिया। ठीक है प्रेरणा, इज दैट क्लियर नाउ? Could I answer your question? ठीक है, चलिए जी। So I hope all your queries are done. So it's 8 o'clock and we need to catch back tomorrow same time. अच्छा, one thing, because it's a very big batch, can we do one thing? कल की क्लास का लिंक will post on our value education number status. तो status से join अगर हो जाए, well and good. You tell me if you want that to be mailed to you. Because मेरे पास अभी जितने स्टूडेंट्स की लिस्ट थी उससे बहुत ज्यादा हो आप लोग। Can you please mail it? Because yeah, we'll do that. No worries, no worries. हम उसको एक काम करेंगे, स्टेटस पे भी डाल देंगे, मेल भी कर देंगे, because usually what has happened is mails sometimes do not reach someone and then the student comes up कि आपने मेल नहीं किया। We will do it both ways. ठीक है, so just check the mail as well as we'll WhatsApp you and WhatsApp status पे भी you can see the link. ठीक है, Okay, ma'am. चलिए जी, ओके देन लेट्स कैच अप टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, Bye, ma'am. बाय बाय।